मैम वो वाली बटन दबा दो, आपके ऊपर की, आपके ऊपर की, उसके ऊपर। बंद कर दो। इधर का पंखा कैसे चालू कर? साइड से खालची खालची, वो रेगुलेटर के बाजू की शायद। हाँ आप ही लगा देना, जल्दी जल्दी छोड़ो। हाँ करना। तो गुड मॉर्निंग, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने दिसंबर मंथ का जो भी था वो सब खत्म कर दिया था। आज का जो पहला लेक्चर होगा, मतलब ये जनवरी का फर्स्ट वीक का है। ओके, तो जो भी न्यूज़ेस है, मतलब जैसे आपको पता ही है कि नेशनल से चालू होगा और फिर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो उस वजह से नोट्स वगैरह होगा थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि इस बार अपने को थोड़ा ऐड ऑन करना है चीज़ें। तो देख लीजिए आपके पास होगा, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज़ चालू करते हैं। पहली न्यूज़ नेशनल और इंटरनेशनल इससे है। तो कैबिनेट अनाउंसेस 1400 करोड़, आ, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कैबिनेट अनाउंसेस 14,000 करोड़ फॉर 7 फार्मर्स वेलफेयर स्कीम, ठीक है। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे जो नोट्स है उसमें एक की पॉइंट ऐसा है कि हेडलाइंस होती है जो मैंने ज़्यादातर न्यूज़ में मतलब जो मैगजीन्स है वहाँ पे नहीं देखी है। तो वो मैगजीन मतलब हेडलाइन का एक इम्पोर्टेंस होता है, मैं हर बार बोलता हूँ। हेडलाइन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी और रिवीजन में भी हेल्प होगी। जैसे हम प्रोसीड करते हैं, जैसे हेडिंग से अभी ध्यान में आ रहा है कि कुछ तो 14,000 करोड़ गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ खर्चा किए होंगे, कोई तो फार्मर रिलेटेड वेलफेयर स्कीम्स है उस रिलेटेड। ओके, इतना ध्यान में आ रहा है। हम आगे देखते हैं जो मेन चीज है उस 14,000 करोड़ में, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। और किस वजह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रिक्स वगैरह याद रखने के वगैरह, उस वजह से फोकस रहेगा क्लास, ठीक है। तो ये न्यूज़ है कि भाई 14,000 करोड़ खर्चा करे वगैरह वगैरह। उसमें का एक मेन पार्ट है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, उसके अंदर 2,817 करोड़ खर्चा किए गए। ओके, और ये डिजिटल एग्रीकल्चर जो मिशन है उसके अंदर स्टैक है, मतलब यहाँ पे बोला है एग्रीकल्चर स्टैक। स्टैक मतलब जैसे आपने लाइब्रेरी वगैरह में देखा होगा, ऐसी बुक्स एक के ऊपर बुक्स रखे रहती, ओके। या फिर आपने देखा होगा कि जहाँ पे आप न्यूज़पेपर वगैरह की गड्डी देखी होगी, ऐसे न्यूज़पेपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रहते, तो स्टैक मतलब कि वही है। जो भी स्टैक लगाना मतलब एक फार्मर्स रजिस्ट्री बनाना, कौन कौन से फार्मर्स है एक पर्टिकुलर एरिया में, उनका एग्रीकल्चर फील्ड कैसा है उसकी मैपिंग करना, और क्रॉप जोन रजिस्ट्री, मतलब मोर और लेस डिजिटल वे में जो भी चीज़ें ऑपरेशनल वे में चल रही है एट द ग्राउंड फार्मर्स रिलेटेड, उसका एक डाटा बना लेना। जैसे मैंने पिछले बार एक कंक्लूड करी थी चीज़ कि आपको पता है कि अमेरिका में ये भी कैलकुलेट होता है कि अगर कोई रात को नहीं सो रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल अगर कोई रात में नहीं सो रहा है, तो उसके वजह से इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट गिरता है, वो भी वो चीज़ वो कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जो एफिशिएंसी रहती वो सुबह में रहती मोस्टली लोगों की। अगर किसी का सुबह अगर कोई रात में वर्क कर रहा है तो उसका उतना एफिशिएंसी नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। तो जितनी चीज़ें अगर कैलकुलेटेड वे में होगी उतना अच्छा रहता है इकोनॉमी के लिए, उसलिए हम बजट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, सब चीज़ें एक कैलकुलेशन बेसिस पे चलता है। तो वैसे ही उनको भी एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है जिसमें वो कैलकुलेट करना चाहते थे कि चीज़ें कैसे चल रही है ग्राउंड पे फार्मर्स के लिए। अब मेरे हिसाब से मैंने पहले ही बताया था कि 7 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं 14,000 करोड़ के लिए। तो उसमें का पहला मैंने बताया कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, और बाकी ये 6 है। मुझे पता है याद नहीं रहने वाले, कितना भी कुछ भी कर लेंगे अगर इस पे क्वेश्चन आएंगे।
तो ये याद में मत रखो, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा याद नहीं रहने वाला कि कितने स्कीम, कौन सी स्कीम को कितने दिए। सिर्फ इतना याद रखो कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, उसके अंदर 2817 खर्चा किए गए। अब एक मेरा पर्सपेक्टिव देता हूँ मैं इस हेडलाइन को। मेरे हिसाब से अगर इस पे क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा तो फर्स्ट थिंग आएगा कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में कौन से पार्ट्स हैं, मतलब फार्मर्स रजिस्ट्री वगैरह वगैरह सब चीजें, और फंड कितना खर्चा किया गया है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, क्योंकि वो नया है। ओके, तो फिर अगर ये ट्रिक, मेरे हिसाब से मैंने इसकी ट्रिक निकाला था कि 7 चौक 28, और 28 पे होने के बाद 17 मतलब खतरा रहता है, तो 28 का होने के बाद में खतरा है। उस वजह से मैंने ये फैक्ट याद रखा था कि भाई 7 चौक 28 है और 28 का होने के बाद में खतरा हो सकता है, इसलिए फिर वो फैक्ट उस वजह से याद रखो। साइड लाइन में लिख लिया करो, क्योंकि ये मेरे थॉट प्रोसेस में मैंने इसको ऐसे प्रोसेस किया है। तुम कितना भी याद करना चाहोगे तो बाद में याद नहीं आएगा, लेक्चर ही देखना पड़ेगा। तो उसका ट्रिक वैसे याद रखो। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें आने वाली है, क्योंकि तुम्हारी बैंकिंग की एग्जाम है, यूपीएससी की एग्जाम नहीं है कि जो एकदम तुम्हारा एटीट्यूड देखना चाहती है या पूरा एक कौन सी भी स्कीम का एक पर्सपेक्टिव देखना चाहती है, वो अप्रोच नहीं चलने वाला। फैक्ट ही रट्टा मार के जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ है वो यहाँ कंक्लूड होती है कि ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा। अब है यहाँ पे से कौन कौन प्लेन में बैठा है। ओके, तो एक कॉमन थिंग रहती कि वहाँ पे आ, आपको आपका मोबाइल एयरप्लेन मोड में डालने को बोलते थे। रीजन क्या होगा उस चीज का? ओके, बराबर है, बराबर है। तो अभी क्या हो गया है, मतलब एक एयर इंडिया है, एयर इंडिया अभी किसने खरीदा है? ओनरशिप किसकी है एयर इंडिया? टाटा, टाटा की। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब टाटा ने खरीद लिया एयर इंडिया, 2021 में ही खरीदा था। तो उन्होंने क्या कर दिया है, पहले तो मेनली प्लेन्स वगैरह में जब स्टार्टिंग में आप बोर्ड करते हो, तो फिर वहाँ पे मतलब आपका नेटवर्क वगैरह सब ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह है, आखिरी में जो भी चीज़ें चल रही है, टावर्स वगैरह जो भी बिठाए गए हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। और जो एक वहाँ पे का सेंटर वगैरह होगा जो प्लेन के साथ कम्युनिकेट करता होगा टाइम पे वहाँ पे ग्राउंड पे, उसके बीच में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्रीक्वेंसी है मोबाइल की, वो मैच खाकर कुछ ना कुछ इंटरमिक्सिंग हो जाएगा। जैसे आपने वॉकी टॉकी वगैरह में सुना होगा कि एक दूसरे की आवाज़ मिक्स हो जाती है और फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। ये सुना होगा, अगर एक ही फ्रीक्वेंसी पे अगर 2-3 लोग अगर चल रहे होंगे, तो वो मैच होने के बाद में फिर आवाज़ नहीं आएगी ठीक से, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। तो मेनली वही रीज़न होता है कि भाई प्लेन्स में आप बोर्ड करते हो तब वो नहीं बोला जाता है आपको कि भाई आपका मोबाइल एयरप्लेन मोड में डाल दो। तो अभी क्या हुआ है, पहले एक विस्तारा नाम की एक प्लेन की कंपनी थी, उसने क्या किया था कि जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, अब कुछ कुछ लोग रहते उनका बहुत ज़रूरी काम रहता नेट रिलेटेड, इतना ज़्यादा हम एसोसिएटेड है इंटरनेट से, क्योंकि फ्लाइट्स भी लंबी लंबी होती है जो यूएसए वगैरह जाते हैं 17-18 घंटे वगैरह वगैरह। तो अगर उनका इंटरनेट एक्सेस अगर निकल जाएगा, तो उनको बाहर की गतिविधि पता ही नहीं चलेंगी कि क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो इंटरनेट तो इस्तेमाल होगा ही होगा, मतलब उन्हें चाहिए इंटरनेट। पर अगर आप आपका अगर इंटरनेट चालू भी कर दोगे ना जब आप प्लेन में बैठे हो, तो ऐसे टावर्स है, वो टावर ही आपको रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सपोज करिए आप अच्छी खासी स्पीड में जा रहे हो, मतलब 250 माइल्स प्रति घंटा वगैरह समथिंग स्पीड में जा रहे हो, तो आप कितने टावर्स छोड़ते हुए जाओगे और उसकी वजह से आपका नेट वहां पे काम नहीं आएगा, क्योंकि ये मतलब अब तुम ओशन अगर क्रॉस करोगे तो एट दी एंड वहां पे तो कोई टावर वगैरह नहीं है, तो तुम्हारे को रेंज नहीं आने वाली अगर तुमने तुम्हारा नेट ऊपर जाने के बाद चालू भी कर दिया तो अभी बेसिकली एयर इंडिया क्या करना चाहता है, वाईफाई सर्विस लॉन्च करना चाहता है प्लेन्स में। पहले विस्तारा ने क्या किया था, इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स थी वहां पे वो चीज पहुंचा दी थी। पर अब एयर इंडिया ने क्या किया, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है, पुणे नागपुर वगैरह जो भी दिल्ली टू मतलब जो भी इंडियन बॉर्डर्स में चल रही है, वहां पे भी इंटरनेट वाईफाई सर्विसेज मतलब बिठाने वाला है वो। तो वो कौन से प्लेन्स में, एयरबस एयर 30, इतना याद रखो कि एयर इंडिया ने अभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए भी लॉन्च कर दिया है भाई वाईफाई सर्विसेज। पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए था जो विस्तारा ने लॉन्च किया था, और विस्तारा अभी एयर इंडिया ने परचेस कर लिया है, इतना याद रखो। तो मेन थिंग सिर्फ ये दो चीजें हैं। एक आपको पता है क्या,
टाटा, अभी टाटा का नाम निकला ही है, तो आपको जैगवार लैंड रोवर पता है क्या किसकी है? तो उसका इशू क्या हुआ था पता है क्या किसी को, कि फोर्ड के साथ में टाटा का क्या बहस हुई थी उस चीज पे? कुछ आइडिया है किसी को? तो पता है? नहीं नहीं, वैसे नहीं बोला भाई, अपनी अच्छी है, पर कुछ पता है कि क्या हुआ था फोर्ड का उस टाइम पे जब चीजें चल रही थी? क्या हो गया था? थोड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है वो, जो ऐसे कुछ लोग रहते एकदम आशिक आदमी, उनका ऐसा रहता कि भाई ठुकरा के मेरा प्यार वगैरह वगैरह, वो बहुत बच्चे धंधे हैं। अभी टाटा ने जो बदला लिया है वो सोचो कितना खतरनाक है। एक मतलब क्या हो गया, टाटा ने टाटा इंडिका गाड़ी नाम सुना होगा आप सबने, वो लॉन्च की थी स्टार्टिंग में। तो फिर उस टाइम पे क्या हो गया था, टाटा इंडिका लॉन्च की, फिर क्या हो गया एक पॉइंट के बाद उसकी सेल्स उतनी चल नहीं रही थी। तो ऐसा हो गया था कि अब टाटा ने वो कंपनी बंद कर देना चाहिए भाई, क्योंकि सेल नहीं हो रहा है। फिर टाटा ने क्या किया था, वो फोर्ड के पास गया, एक यूएसए में है फोर्ड कंपनी कार्स की, ऑटोमोबाइल्स वगैरह की। वो इसके पास गया कुछ सलाह वगैरह लेने के लिए कि भाई समझो आपका किसी का बैंकिंग नहीं निकल रहा है एक दो बार, आप किसी सर के पास चले जाते हो कि भाई कैसे पढ़ना चाहिए, मेरा क्या इशू जा रहा है, उस हिसाब से टाटा खुद भी फोर्ड के पास गया कि भाई फोर्ड को बोला कि भाई मेरी सर्विसेज ऐसी है वैसी वगैरह सब चीज़ें, सर्विसेज तो मैं अच्छा दे रहा हूँ पर सेल्स नहीं बढ़ रहा है। तो उस टाइम पे फोर्ड ने बहुत बेइज्जती कर दी थी टाटा की। मतलब उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि तुम इस इंडस्ट्री में उतरे ही क्यों अगर तुम्हारे को ऑटोमोबाइल्स के बारे में पता नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनाई गई थी। कट टू थोड़े दिन मतलब थोड़े सालों बाद टाटा ने फोर्ड कंपनी की ही जो जैगवार, जो सबसे महंगी गाड़ी थी उसकी, जैगवार और लैंड रोवर करके, वो दोनों के दोनों भी फोर्ड से बाय कर लिए। अभी कुछ सालों पहले हुए हैं, 2008 में लगभग शायद से। तो जैगवार और लैंड रोवर मतलब ये इसे बेचने मतलब इन द सेंस पूछने गया था, और इसने बेइज्जती कर दी टाटा की एक पॉइंट के बाद। फिर इसने एक पॉइंट के बाद में जैगवार, इसके मेहनत से टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर जो इसकी सबसे अच्छी कंपनी थी, वो इसने बाय कर लिया टाटा ने अब। तो जो ठुकरा के मेरा प्यार वो वाला है, वो बहुत छोटा बच्चा आइटम है। जो ये चल रहा है एकदम बड़े लेवल पे चीजें, मतलब थोड़ी बेइज्जती क्या हुई, टाटा ने वो टाटा इंडिका तो बंद ही नहीं करी, अभी भी टाटा इंडिका आपको दिखेगी। और वही टाटा इंडिका का ही नया वर्जन टाटा, वो जो गाड़ी है ना टियागो, वो उसी के लगभग इसमें है, थोड़ी मॉडिफाइड है। तो उसने टाटा ही बंद नहीं किया, इंडिका भी बंद नहीं करी, और ये दोनों भी खरीदी। तो ऐसा है, चीजें कब चेंज होंगी लाइफ में आपके मेहनत से आपको भी नहीं पता है। तो फिर लगे रहो, चीजें देखते आगे कैसे जाती है। तो ये एयर इंडिया का एक काफी इम्पोर्टेंट था। एक नया देखते हैं, अब एक ई श्रम पोर्टल पोर्टल है। जैसे आपने 2020 में जब कोरोना वगैरह आया था, तब देखा होगा कि बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबरर्स है यूपी बिहार वगैरह से, उनके बहुत हाल हुए, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को मतलब बहुत से लोगों को, वो तो सुनो सुन बाद में आ गया था कि ट्रेन वगैरह लेके, पर उसके पहले तो उनको पैदल ही जाना पड़ रहा था घर तक, और जगह जगह पे स्टॉपेजेस वगैरह। तो वहाँ पे एक चीज ध्यान में आई कि हमारे पास एक सटीक डाटा नहीं है बोलते, कोई भी माइग्रेंट लेबरर का या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने लोग हैं उनका डाटा ही नहीं है। अब एक आई ओपनिंग थिंग बताता हूँ मैं आपको, उनका एक मैंने फैक्ट क्या बोला अभी, कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लोग हैं, मैं बताता हूँ, मेरे को पता है बहुत लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर पता नहीं होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लोग थे उनका डाटा ही नहीं है बोलते उनके पास। ठीक है, तो अब सुनो, सम एक इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट के पहले। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा बोला गया है 2021-22 के, कि हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितना है, मोर और लेस 55 करोड़ है। ओके, 55 करोड़ हमारा वर्किंग पॉपुलेशन का बेस है, और उसमें से 90% बिलोंग करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। मतलब हमारे पास में कितना होगा ये 55 का, 90% कितना होगा, 5.5 चले जाएगा, मतलब 49 पॉइंट समथिंग, मोर और लेस 45 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन का डाटा ही नहीं है हमारे पास। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर
जिसकी जो मतलब बेसिकली एक कंपनी है जो जो भाजी मतलब इन द सेंस कि ऐसी एक कंपनी जिसका कोई ऐसा लीगल बेसिस नहीं है, वो सिर्फ एग्जिस्ट करती है, वो पैसे कमा रही है, इकोनॉमी से सब कर रही है, पर उसके जो एम्प्लॉयज है उनको ऐसा कि भाई प्रॉपर एक उनका एक क्या बोलते हैं अकाउंट बनाया जाएगा। आप कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाओगे ना, एमएनसी वगैरह में, तो आपका एक प्रॉपर अकाउंट बनाया जाएगा बैंक का, फिर उसमें खाते में पैसे आएंगे, ये सब चीजें चलेगी। आपकी एक प्रॉपर रजिस्ट्री रहेंगी, आपको पेंशन के बेनिफिट्स रहेंगे, ये सब चीजें रहेंगी। पर वही जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हो तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। आपकी पेंशन के पैसे नहीं कटते, कुछ नहीं कुछ नहीं। सीधे सीधे आपकी जो सैलरी है, सपोज करो 20K, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाती है। पेंशन नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ एक ऐसी ही एक क्या बोलते कंपनी इस्टेब्लिश है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंस लीगल टर्म्स में नहीं है, जो टैक्स पे कर रही है वैसे हिसाब से। तो उस वजह से फिर वो मतलब ऐसा रहता है एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और उसमें हमारे 90% पॉपुलेशन उसी इसमें बिलोंग करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने मजदूर वगैरह देखे होंगे, है ना, तो वो पिछली बार एक दिल्ली का केस आया था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मजदूर को जो प्रेग्नेंट वाइफ्स वगैरह थे, उनको सर्विसेज नहीं मिल रहे थे, तो कोरोना के टाइम पे उनके कितने क्या बोलते हैं हाल हो रहे थे, वो सब चीजें बताई गई थी न्यूज रिपोर्टिंग वगैरह। हमारे लिए ये एक स्टोरी बिल्डअप मैनर में ठीक है, पर अभी डाटा क्या है ई श्रम पोर्टल पे। तो एक ई श्रम पोर्टल बनाया गया, वो पोर्टल पे जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, 2021 में ये पोर्टल एग्जिस्टेंस में हाँ, तो 2021 में ये ई श्रम पोर्टल एग्जिस्टेंस में है। ये पोर्टल पे क्या हुआ, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री की गई। तो उनकी रजिस्ट्री, आधार कार्ड वगैरह जो भी यूजफुल चीजें थी, उसके बेसिस पे उनकी उस पोर्टल पे रजिस्ट्री की गई। तो रजिस्ट्री होने के बाद में ई श्रम पोर्टल पे अभी क्या डाटा है कि 2021 में पहले तो ये ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ, अभी क्या है 30.48 करोड़ लोग उसमें रजिस्टर्ड है बोलते। और मैंने आपको क्या बोला, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 45 करोड़ मोर और लेस लोग है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिलोंग करते हैं। पर अभी हमारे पास कितना डाटा है, 30 30 करोड़ लोग अभी एट प्रेजेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो है वो ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। अब तुम बोलोगे कि भाई इससे फायदा क्या होगा, अगर ई श्रम पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो फायदा क्या होने वाला है। पहले तो मैंने बताया कि 2021 में फिर इनका डाटाबेस बनेगा, नेशनल डाटाबेस। इसमें क्या होगा, आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा। जैसे आधार का अकाउंट नंबर है ना, वैसे आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा ई श्रम पोर्टल पे, आपके खुद का जो यूनिकली आपका ही होगा। और उसमें आपको जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आप आपकी माझी नौकरी वगैरह सर्च करते हो, तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का माझी नौकरी है। यहाँ पे नेशनल करियर सर्विसेज कनेक्टेड है इसको। और इसके वजह से क्या हो रहा, जो भी सर्विसेज मतलब निकल रही वगैरह, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फील्ड के लिए जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे, कोई स्कीम्स लाई जाएगी, या फिर कोई ना, अगर कोई गवर्नमेंट का काम होगा तो वहाँ पे जॉब रिक्रूटमेंट्स वगैरह निकलेगी, तो वो इस पोर्टल पे डाला जाएगा। कहाँ पे, नेशनल करियर सर्विसेज, और वहाँ पे फिर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डाल के आप अपना सर्च कर सकते हो। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है, पहले तो हाँ, पहले ये याद करो कि ये जो नेशनल डाटाबेस बना है ना ये ई श्रम पोर्टल पे, अब ये डाटा बना होगा, तो उसके लिए ये जो नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बना है, उसके लिए 704 करोड़ रुपए खर्चा किए गए हैं अभी तक। 2021-20 को ये लॉन्च हुआ था, और इसके अंदर 704 करोड़ खर्चा करके अभी तक, मतलब ये क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म, ये डाटाबेस गैदर किया गया है एट प्रेजेंट। ध्यान में आ रहा है ना आपको, मुझे कभी कभार समझ में नहीं आता आपके इतने शब्द रहते पहले। तो एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं इस पे रजिस्टर होने की। तो 16 साल से 59 ईयर्स तक की एलिजिबिलिटी है ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर होने की। और इसमें जो पहले तो कौन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं वो इस पे रजिस्टर्ड हो गए, उनको आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड अपना जो फोन नंबर है, मोबाइल नंबर, उससे कनेक्टेड होना चाहिए। और ये जो है, ये जो मतलब ये लोग है जो एलिजिबल है यहाँ पे करने के लिए, वो EPFO और ESIC करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए।
मैंने स्टार्टिंग में जब ये चीज चालू किया था, मैंने एक चीज बोला था कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका कोई प्रोविडेंट फंड का अकाउंट नहीं होता है, या फिर कोई भी सेविंग मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोशल स्कीम्स, इंश्योरेंस वगैरह रिलेटेड कुछ होता नहीं है। तो जो भी क्या बोलते हैं जिनका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है, एट द एंड उनको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, मतलब उनके प्रोविडेंट फंड में पैसे जा रहे हैं। तो इसलिए जो भी इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है ईपीएफ और ईएसआईसी के, वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं बैठते, मतलब वो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं होते। अब मैं एक चीज बोल रहा था, यहाँ तक सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मेन चीज बोल रहा था जो मैं इसमें ऐड ऑन करना भूल गया, अभी आप लिख लीजिए वो, कि अब अगर कोई इस पे रजिस्टर्ड हो जाए तो उसको फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फायदा होगा तभी एट दी एंड लोग इस पे ई श्रम पोर्टल पे जाएंगे। हमने क्या बोलते हैं वो जनधन योजना थी जिसमें सबको 15 लाख रुपए आने वाले थे, इसलिए अकाउंट खोले थे ना एट दी एंड बहुत से लोगों ने, कि भाई हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, यही था ना रीजन। तो अब ये ई श्रम पोर्टल बनाया है, इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। तो इसमें क्या हुआ है कि मैं लिख लेता हूँ लगे तो, दो तीन ही पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है इस रिलेटेड, इस न्यूज रिलेटेड, और जो मुझे लगता है कि शायद इम्पोर्टेंट होंगे इस बार के पेपर के लिए। एक काम करो, आप सब इस पर सब व्हाट्सएप अकाउंट पे हो क्या, मैं आपको ये मैसेज भेज देता हूँ और यहाँ पे बता दूंगा एक ब्रॉडली कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ मैंने भेज दिया है। अरे बात मत करो यार, इतना कुछ होने नहीं वाला बात करके वैसे। हाँ आ गया होगा आपको। तो बेसिकली क्या है, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है ई श्रम पोर्टल रिलेटेड जो बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेनिफिट क्या है कि जो भी ई श्रम पोर्टल पे इंटीग्रेट होने वाले हैं वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, उसके अंदर कनेक्ट हो जाएंगे अगर वो ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। तो इस पे रजिस्टर्ड होके क्या होगा कि एक पेंशन बेनिफिट मिलेगा इसके अंडर, ये प्रधानमंत्री जो अ, श्रम योगी मानधन योजना है उसके अंदर एक पेंशन बेनिफिट मिलेगा। तो पेंशन बेनिफिट ऐसा रहेगा कि उसके अंदर 18 से 40 साल के जो लोग हैं वो उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं पहले तो, इस स्कीम के अंदर। 18 से 40 साल उम्र मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 18 से 40 साल वाले रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको पूछूं कि अभी मैंने आपको ई श्रम पोर्टल बताया, उसका एज लिमिट क्या था, 16 से 59, और इसका क्या है 18 से 40 साल। तो जो भी 18 से 40 साल के लोग हैं वो इस पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और उनको पेंशन मिलेगा जब वो 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद 3,000 रुपये प्रति महीना। और इसके अंदर जो फंड डाला जाएगा वो 50% गवर्नमेंट डालेगी आपका, और 50% जो ये रजिस्टर्ड लोग हैं यहाँ पे वो खुद पे करेंगे उसके। तो हाफ हाफ होगा और आपको 60 साल की उम्र के बाद में 3,000 रुपये महीना मिलेगा। ये मेन चीज है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये डाटा पूछा गया तो थोड़ा सा गेम चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि बहुत सारे जीके के नोट्स में कवर्ड नहीं है ये पॉइंट। आप भी देख लेना, अगर कहाँ दिखा तो मेरे को बताना, मैं वहां से कॉपी करूंगा अगले बार, वो थोड़े नोट अच्छे बनाते हैं। तो फिर यहाँ तक समझ गया ना सबको कि क्या डाटा है क्या नहीं है वगैरह सब चीजें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है किसी का, कुछ नहीं है ना। अ, अब एक होलसेल प्राइस इंडेक्स है, किसी को पता है होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? हाँ, हाँ आप मत बताओ। होलसेल प्राइस इंडेक्स किसी को पता है क्या होता है, बताना। क्या? चेंज इन प्राइस, ठीक है ठीक है। मेरे को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं एक ब्रॉड वे में बताता हूँ कि ई श्रम पोर्टल, तो मतलब ई श्रम पोर्टल बोल रहा हूँ, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है पहले तो। जैसे
आप आपके वो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते थे एनवायरनमेंट के, उसका फ्रंट पेज होता है इंडेक्स का, जहाँ पे साइन मिलके आपको एनवायरनमेंट के अच्छे मार्क्स मिलते थे। तो सपोज करो वैसा ही एक इंडेक्स है। तो ये होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है ना, अब वो इंडेक्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ लिस्ट होगी, ठीक है। तो ये जो लिस्ट बनती है ना कि भाई जो बनी है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स की है। होलसेल मतलब होलसेल मार्केट कौन सा होता है, जहाँ पे गुड्स वगैरह बेचे जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे गुड्स वगैरह बेचे जाते हैं तो यहाँ पे गुड्स को अब प्राइस असाइन नहीं कर देते कि समझो ये पहला गुड है, ये सेकंड गुड्स है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो इसको ऐसा ये असाइन नहीं कर देते कि इसकी 25 रुपए वैल्यू है, ऐसे प्राइस असाइन नहीं होती है, उसको एक वेट असाइन होता है। मतलब समझो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये 100% इसकी वैल्यू होंगी। तो इसमें जो लिस्ट बनाई जाएंगी वो 100% के हिसाब से हर एक गुड्स को एक वैल्यू दी जाएगी। और फिर इससे क्या होता है, समझो ये वैल्यू वगैरह दी थी, एक इंडेक्स बना दिया, और फिर ये इंडेक्स लेंगे और उसके साथ में कंपेयर करेंगे कि जो समझो आज निकाल लिया ये, मतलब 2011-12 में ये इंडेक्स निकाल लिया। फिर 2012-13 में जब आपको इन्फ्लेशन या महंगाई गिननी पड़ेगी, तो आप इस डाटा का यूज करके जो यहाँ पे के जो प्राइजेस होंगे अगले साल के, वो कंपेयर करोगे कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो अभी क्या हो गया है, ये ब्रॉडली समझा ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्योंकि कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इकोनॉमी है, आ रहा होगा दिमाग में तभी बताओ। मेरे पास ढेरों एग्जाम्पल्स है किसी चीज पे एग्जाम, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए। ब्रॉडली समझ गया आपको, किसी एक को भी नहीं समझाऊंगा तो बता दो, समझा है ना। तो वही है कि एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, एक चार्ट होता है बेसिकली, और वो चार्ट के हिसाब से अगले साल की महंगाई दर देखते हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई क्या, क्योंकि वो चार्ट होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी। तो उससे वैल्यू कंपेयर करेंगे अगले साल के गुड्स की, और फिर बताएंगे कि भाई महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो अभी क्या हो गया, एट प्रेजेंट 2011-12 है, मतलब एक 2011-12 में एक इंडेक्स बनाया था उन्होंने, होलसेल प्राइस इंडेक्स। उन्होंने 2011-12 में एक इंडेक्स बनाया था, ऐसे ही वो जो उनका टेबल है वो बना लिया था, और उसके हिसाब से अभी तक 2024 तक वो कंपेयर कर रहे थे वैल्यू, और उस पे से डिसाइड हो रहा था कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। तो फिर अभी क्या हो गया, अब वो बोलते वो 2011-12 बहुत पुराना हो गया बोलते हैं। अभी वो इंडेक्स को, होलसेल प्राइस का इंडेक्स जो है जो 2011-12 था, उसको चेंज करके 2022-23 करने वाले। तो वो न्यूज बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, और मुझे लगता है कि एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ जो भी एग्जाम होगी, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि इंडेक्स चेंज हो रहा है और डायरेक्ट 12-13 साल बाद चेंज हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके लिए कोई ना कोई कमेटी बनाई गई होंगी वगैरह, सब चीजें चले होगी, तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो देखते हैं हम क्या है क्या नहीं है। तो एक गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक नीति आयोग के मेंबर थे रमेश चंद करके, उनको अपॉइंट किया कि भाई आप सोचो कि भाई इंडेक्स चेंज करना चाहिए वगैरह उस हिसाब से। तो फिर पहला अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर इसका मेंबर मतलब कौन है जो इस चीज को मतलब सोच रहा था इस बारे में, कमेटी का मेंबर था, तो वो कौन थे, रमेश चंद थे। वो एक चीज याद रखना। अब मैंने आपके थोड़ा, मेरे को पता है आप पहले के नोट्स नहीं पढ़ने वाले हो, आप क्लास का ही नहीं करते हो, तो पहले के नोट्स कौन ही पढ़ेगा। तो मैंने आपको एक ब्रॉड वे में बता दिया है कि चेंज इन द ओवरऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। और इसको रिलीज कौन करता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो इस चीज को देखेगा। बेसिकली कनेक्ट करने के लिए या फिर आपके दिमाग में लॉजिकली बिल्डअप करने के लिए ये जो फैक्ट है, आपको पता है गुड्स है, गुड्स है मतलब कॉमर्स इंडस्ट्री से देखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री से देखा जाएगा। और उसके अंदर एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो इस चीज को मतलब पब्लिश करता है। ये होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है ना हर साल का, वो ये आदमी पब्लिश करता है। इतना एक चीज याद रखना। समझ गए यहाँ तक के नोट। अब अगले नोट न्यूज पे जाएगा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आपको पता होगा कि बहुत लोग लोन वगैरह लेते हैं फिर फेड नहीं पाते। जैसे माल्या का एग्जाम्पल था, मैंने बताया था उस किंग फिशर की जो उनका वो बर्ड था, वो उन्होंने लोगों उनका ऐसा रखा था कि भाई ये गिरवी रखो और हमारे को पैसे दे दो करके, ठीक है। तो वैसे ही होता है कि बहुत लोग प्रॉपर्टी, मतलब आपने किसी से लोन लिया है, मतलब
आप अपने घर बनाने के लिए लोन ले रहे हो, तो समझो आपका 20 साल का टाइम पीरियड है कि आप 20 साल बाद लोन पे करोगे उस घर का पूरा। तो तब तक वो घर आपका ही नहीं होता है, वो बैंक का भी होता है, उसके पास भी आपके पूरे कागजात होते हैं, मतलब गिरवी रखा होता है एट दी एंड। तो अब जो लोग गिरवी रखे हुए पैसे नहीं दे पाते, उस चीजों का या फिर उस एसेट का क्या होता है? तो वही होता है कि अभी क्या हो गया है, जैसे आपने अमेजोन पे जाते हो, आपको आपके चीजें मिल जाती है। फ्लिपकार्ट पे जाते हो, पेटीएम वगैरह जहाँ जाते हो वहां से आपको आपकी चीजें मिल जाते हो। तो अभी क्या ये बोल रहे हैं भाई, अगर इतना ही सब चीजें अच्छे से चल रही है डिजिटल वे में इंडिया में, मैंने पिछले बार भी बताया कि हमारा भाजी वाला भी यूपीआई से पेमेंट ले रहा है, इतना अगर डिजिटली ग्रोथ हो गई है, तो फिर इन्होंने क्या किया, एक डीएफएस सेक्रेटरी है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी है, उन्होंने क्या किया, एक बैंक नीट करके एक ई ऑप्शन पोर्टल बनाया, मतलब पोर्टल है वो ये नाम का। और उस पे क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टीज है एसेट वाली बैंक की, वो इस पोर्टल पे लाके रख दी जाएंगी, और जिसको खरीदना होगा वो खरीद लेगा। जैसे कपड़े खरीदते हैं, अब ये जो जिनकी घर बिक गए, वो आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि भाई घर नीलाम हो जाते, तो जिसके घर नीलाम हो गए अब वो एकदम सबको बुलाएंगे, उतना टाइम नहीं बचा, वो डायरेक्ट पोर्टल पे फोटो डालेंगे, ओएलएक्स वगैरह पे कैसे फोटो डालते हैं, बस बस यहाँ पे भी वैसे ही फोटो डाले जाएंगे, और आप जो जिसका घर है वो बेचा चला जाएगा। तो इसका नाम याद रखो, इसका नाम क्या है, बैंक नीट करके। ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे हिसाब से। अब एक नया चीज है, गुजरात ने लॉन्च किया है, एक एटलास ऑफ, मतलब एक गुजरात लॉन्चेस एटलास टू प्रोटेक्ट इंडियन वॉल्फ हैबिटेट। अब एटलास बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, क्या पता होगा? एटलास मतलब वो मैप वगैरह वाला होता है ना, जहाँ पे मैप वगैरह दिखते हैं, तो वैसे ही है एटलास, उसी को बोलते हैं मैप वगैरह जो पार्ट होता है जिसके अंदर अपने को दिखाई देता है कि ये महाराष्ट्र है वगैरह, वो वाले सेंस। आपको एक पता अभी क्या हो गया है कि गुजरात ने क्या करा है, एक एटलास लॉन्च किया है। उसमें क्या होता है कि जो वोल्फ नाम की स्पीशीज है, इंडियन वोल्फ, उसको रजिस्टर किए जाएंगे कि भाई गुजरात के अंदर कहाँ पे है, तो उसका एक मैप बनाया जाएगा। ठीक है, सादी सिंपल न्यूज है कि एक मैप बनाया जाएगा इंडियन वोल्फ का, जो इंडिया लेवल पे कहाँ पे, मतलब इंडिया पूरा गुजरात लेवल पे कहाँ पे वो दिखाई देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सब इतना बड़े बड़े आदमी छोड़ इन्होंने लायन टाइगर वगैरह एकदम वोल्फ पे क्यों आ गए? एक सीधा साधा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक स्टोरी है उसके पीछे। एक स्पीशीज थी, मतलब यूएसए में थी, सपोज करो वो डियर नाम की एक स्पीशीज है, और डियर का शिकार कौन करता है? लायन टाइगर। ठीक है, मोरलेस लायन या टाइगर उसका शिकार करेगा। क्या हो गया था, ओपन क्यों नहीं हो रहा? अरे यार, तुम्हें 2 मिनट मिल जाते तुम बातें करने लग जाते हो, थोड़ा ध्यान दो क्योंकि सीरियस है। तो देखो कैसा है, आपको पता है कि क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम साइकिल वगैरह मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं। पर एक ये एक चीज होती है कि सपोज ये एक साइकिल है, सपोज करो यहाँ पे एक टॉप प्रेडेटर होता है, और उसके नीचे मतलब ये ऐसा पूरा एक चार्ट बना होता है कि वो किस पे डिपेंडेंट है वगैरह वे पे। तो क्या हो गया था, सपोज करो आपको ऐसा लगता होगा ना, दया आती होगी कि भाई डियर वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए, मर रहे हैं ये वाले सेंस में वगैरह, सब चीजें चलती होगी दिमाग में। तो फिर क्या हो गया था, एक जगह पे यूएसए में ये स्पीशीज ही खत्म हो गई, टॉप प्रेडेटर ही खत्म हो गए थे कैसे ना कैसे करके। फिर उसके बाद क्या हो गया, जो भी डियर की पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वहां पे की घास खत्म हो गई थी। और घास सॉइल को कनेक्टेड रहती, सॉइल को होल्ड करके रखती। फिर एक पॉइंट के बाद सॉइल एकदम फीकी पड़ गई थी, फिर इरोजन वगैरह और बहुत सारी सॉइल ऐसा फ्लडिंग वगैरह वाली सब चीजें, एक्सीडेंट वगैरह होना चालू हो गए थे। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि फिर क्या उनके बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हुआ डियर वगैरह के, तो डियर वगैरह को डायबिटीज होने लग गया था, बीपी की बीमारी हो गई थी, क्योंकि एक जगह बैठे ही रहते थे।
उनको काम ही नहीं थे, भागते ही नहीं थे वो, टॉप प्रीडेटर ही नहीं है ना, फिर भागना खत्म। फिर इसके वजह से क्या हुआ, ये टॉप प्रीडेटर नहीं होने की वजह से फिर उन्होंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, टॉप प्रीडेटर लाके देखते दो, एक मेल और एक फीमेल। धीरे धीरे 10 साल के अंदर ये जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई, और फिर इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, और वापस से जो वो इकोसिस्टम थी जो एकदम डेजर्ट बनने के कगार पे आ गई थी कि भाई खत्म हो जाएगी वो इकोसिस्टम, वो वापस से रीजनरेट होके वो साइकिल वापस से चालू हो गई वो इकोसिस्टम। तो वही है कि बुल्फ का भी कुछ ना कुछ गुजरात के अंदर इंपॉर्टेंस होगा, उसके वजह से गुजरात गवर्नमेंट बुल्फ का हैबिटेट एक मैच कर रही है कि मैप पे कहाँ पे बुल्फ है करके। समझ गए? अब एक ये मैं बताता हूँ कि बहुत सारा ये मेरा है, मतलब ये मैंने किया है पहली बार, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग्स बताता हूँ क्या है, और उसके फिर बता देता हूँ कि चीजें कितनी है, उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। तो एक पंचायत से पार्लियामेंट तक करके लॉन्च किया गया, बोल ना। वुल्फ की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए नहीं, हाँ हाँ हाँ। वो खतरे में होंगे ना, कुछ ना कुछ खतरे में होंगे, मेरे को बैक स्टोरी नहीं पता, पर एट दी एंड यही होगा कि वो कुछ ना कुछ खतरे में होंगे। उसकी वजह से फिर उनके ऊपर ध्यान देना चालू होगा। क्या होता है जो अभी जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शिकारी लोग वगैरह, वो वुल्फ का शिकार करते होंगे, या फिर कोई ना कोई स्पीशीज ज्यादा हो गई होंगी जो वुल्फ पे डिपेंडेंट होंगी, और वुल्फ की पॉपुलेशन कम होती होंगी। कुछ ना कुछ रीजन होगा, वो पेपर में नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं, पर इतना याद रखो कि ऐसा कुछ तो चल रहा था। तो फिर अब इम्पोर्टेंट हेडिंग्स है। एक पंचायत से पार्लियामेंट तक की स्कीम लाई गई है। पंचायत में कौन लोग हैं, थोड़ा सोचो, पंचायत में कौन लोगों को लाया गया है? अभी पंचायत कौन बन रही है, पंचायत के जो ये है, हेड कौन बन रही है? महिलाएं बन रही है ना, एक आया था, है ना, सरपंच वगैरह मोस्टली अब महिलाएं बन रही है। एक कायदा लाया है गवर्नमेंट ने। तो उसकी वजह से क्या हो गया, पंचायत से पार्लियामेंट तक की एक स्कीम लॉन्च, मतलब एक लॉन्च किया है। उसमें क्या होगा, जो पंचायत के जो लोग है, वुमेन्स है, उनको एक पार्लियामेंट में कैसी प्रोसेस चलती है उसका एक जायजा देने के लिए पार्लियामेंट बुलाया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर वगैरह बताया जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव। वही है, फिर एक पंचायत से पार्लियामेंट डायरेक्ट पूछा जाएगा, और ये किस रिलेटेड है, कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन शेप होगा मेरे हिसाब से इसका। और फिर एक नमो भारत करके कॉरिडोर लॉन्च किया है। नमो भारत कॉरिडोर ऐसा है, पहले तो कॉरिडोर है, कॉरिडोर मतलब एक पासिंग एरिया है दो प्लेसेस के बीच का। तो दो प्लेसेस कौन है, एक दिल्ली है और एक मेरठ है। मेरठ मेरे को अभी वो एक कॉमेडियन था उसके वजह से पता है। अब भस्सी, भस्सी का नाम सुना है क्या? तो एक भस्सी नाम का एक पर्सन है, उसने मोर और लेस ऐसा याद रखो, जिसको नहीं पता है भस्सी कोई बड़ी बात नहीं, तुमने कुछ तो और जिंदगी में देखा होगा हमारे से अच्छा। तो भस्सी एक पर्सन है, उसने क्या, उसने ऐसा बोला है कि मेरठ बहुत ज्यादा क्राइम इंडल्ज लोग रहते हैं, बोलते हैं वहां पे बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, वायलेंस बहुत चलता है, थोड़े थोड़े बात में झगड़े हो जाते हैं वगैरह, वो वाले सेंस में। तो मेरे पास मेरठ के लिए मेरे दिमाग में एक स्टोरी है कि भाई भस्सी ने ऐसा बोला था उस जगह के बारे में। इसलिए मेरे को जब नमो भारत आएगा तब मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी सिटी थी, मेरे दिमाग में पिन होगा कि ये स्टोरी मैंने सुनी है, उस वजह से मेरे को दिल्ली टू मेरठ के बीच में वो याद आ जाए। और एक इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बनाई गई है, फर्स्ट है। कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर है, हुगली रिवर के अंदर पास में। तो वो देख लेना, एक फोटो देख लोगे। तो एक्वेरियम में गए हो आप? नहीं गए हो, मैं नहीं गया। तो एक्वेरियम में ऐसे कांच बने होते हैं, उसमें सब मछलियां वगैरह होती है। अरे इधर तो गए होंगे ना शेगांव, वहां पे भी एक्वेरियम है, वहां देखा होगा। तो वो एक्वेरियम के अंदर सपोज करो, वो जो ऐसी जगह बनी थी ना जहाँ से आप पास हो रहे हैं, तो सपोज करो अब उसमें से मेट्रो पास होगी, वो रिवर के अंदर है। समझा बेसिकली? तो ये इसका न्यूज है। थोड़ा शांत रहो क्लास में, कैसा है, थोड़ा शांत रहो, मैं बहुत मेहनत ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, इतनी जरूरत मेरे को भी नहीं है तुम्हारी, पर थोड़ा सा शांत रहो, ठीक है? तो अभी इंटरनेशनल अफेयर्स का न्यूज़ है, उस पर फोकस करो। धीरे धीरे कंप्लीट करते, क्योंकि 2 घंटे में कंप्लीट नहीं हुए तो तुम तो चले जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंसियरिटी रखो, मैं भी रख रहा हूँ, नहीं तो मैं भी तुम्हारे से बहुत ज़्यादा अच्छे से खेली हुई चीज़ है। तो अभी क्या हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स का एक न्यूज़ है। इंडिया ने ज्वाइन किया है
एक प्रोबेबिलिस्टिक हैजार्ड असेसमेंट एक प्रोबेबिलिस्टिक हैजार्ड असेसमेंट करके सपोज करो एक ग्रुप है, उसमें क्या हो रहा है हम पहले देखते हैं। हेडिंग में से बेसिकली ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि भाई कुछ तो एक मतलब नेशंस का ग्रुपिंग होगा जो पर्टिकुलरली हैजार्ड असेसमेंट कर रहा होगा। हैजार्ड मतलब खतरा होता है, ओके, इतना याद रखना। तो इसमें क्या हो गया, फॉर मकरन सबडक्शन जोन, अभी जो मैं नॉलेज पास ऑन करने वाला हूँ या बताने वाला हूँ उसकी आपको जरूरत नहीं है, पर मैं एक स्टोरी वाइज बैनर में क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता रहा हूँ, तो थोड़ा शांत रखना, मैं बताता हूँ। क्या होता है, एक प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है। आपको लग रहा है आपके नीचे की जमीन स्टेबल है ना, वो हल नहीं रही है आपके लिए, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ऐसी ऐसा बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि ऐसे बहुत सारे प्लेट्स है बोलते हैं जो कि कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये प्लेट्स है, उसके ऊपर ही समुंदर है, उसके ऊपर ही जमीन है, ऐसा सब चीज है। तो अब ये बहुत सारे प्लेट्स है, मतलब ये एक दूसरे, अब ये जो बॉर्डर है प्लेट्स की, इसके बीच में घर्षण होगा, कुछ ना कुछ हलेंगे, उसकी वजह से अर्थक्वेक आएगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी होंगी, सुनामी आएंगी, क्योंकि वो प्लेट घस रहे हैं ना। सपोज करो इंडियन ओशन की प्लेट है, ये ऐसी कनेक्टेड है इंडियन ओशन की, सपोज करो अगर वो घर्षण होंगी तो उसके समुद्र का जो पानी है उसके ऊपर का वो थोड़ा हलेगा। और आपको बताऊं कि जब इंडियन ओशन के अंदर मतलब इंडियन कोस्टल एरिया में जब 1 सेंटीमीटर भी अगर पानी ऊपर उठ जाएगा ना, तो उसका जो मतलब समझो कोस्टल एरियाज है उसके अंदर अगर 2 या 3 सेंटीमीटर से भी पानी ऊपर आ गया किसी भी कारणवश, तो उसकी वजह से जो उसका जो दायरा होगा उस सुनामी का, वो कम से कम क्या बोल सकते हैं 100-200 किलोमीटर का हो जाएगा। मतलब वो जितनी बन रहा है उसके वजह से जो क्या बोलते हैं नुकसान होगा वो सब चीजें होगी। तो वही है, अभी जो ये एक मकरन सबडक्शन जोन है जो यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे ईरान है, आपको पता होगा, शायद नहीं भी पता होगा तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे इंडिया है, आपको पता है, यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे यूएई है, और यहाँ पे ओमान है। मतलब सपोज करो ये जो मकरन सबडक्शन जोन है ना, ये एक एरिया है, और उसके आजू बाजू वाले जो कंट्रीज है वो पॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्ट में है। हम हमारे पाकिस्तान के साथ में बनती नहीं, एकदम हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है टू बी बेसिकली। पर तब भी हम ये जो एक क्या बोलते हैं जोग्राफिकल कैलेमिटी जो हमारे लिए आई है, मतलब क्योंकि अगर इसमें कुछ हो गया, सुनामी आ जाएगा एकदम से, अगर ये प्लेट में कुछ चेंजेस हो गई, एकदम से उठ गई ऊपर या नीचे चली गई, ये सबडक्शन जोन अगर नीचे चला गया, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे सुनामी क्रिएट होने के चांसेस है। और ये भी बता दूं कि अगर वो ज्यादा सबडक्ट हो रही है तो वो अंदर जाने के बाद मेल्ट होंगे, और उसकी वजह से माउंटेन्स वगैरह बनते हैं, फिर वॉल्केनिक एक्टिव होंगी, वो उधर मत जाओ। पर बेसिकली खतरा बहुत बड़ा है, इतना याद रखो, वो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। तो इसलिए फिर एक प्रोबेबिलिस्टिक सुनामी हैजार्ड असेसमेंट असेसमेंट करने वाले एक ग्रुपिंग बनाया गया। मेन चीज अगर इस पे कुछ क्वेश्चन होगा तो ये होगा कि उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो एकदम से इसको रट्टा मारने मत जाना, यहाँ सोचना कि कौन कौन लोग हैं। यहाँ पे पहले इंडिया है, ईरान है, पाकिस्तान है इधर साइड में, बाद में इधर ओमान और इधर यूएई, इसलिए ये 5 कंट्रीज ही इसमें इन्वॉल्व है एट प्रेजेंट। इतना याद रखना, मैं बता रहा हूँ, मैं वार्न कर रहा हूँ, जब पेपर आएगा, मेंस का जब पेपर होगा ना, तब तुम्हारे को पता चलेगा कोई बोल रहा था क्वेश्चन। क्योंकि जब 40 क्वेश्चन आएंगे ना, तुम्हारे को समझेगा ही नहीं कि ये 4 ऑप्शंस में से, क्योंकि वो पागल नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऑप्शंस में खेलेंगे, और तब ये मेरे फैक्ट्स याद आएंगे या फिर एक स्टोरी याद आएंगी कि ये बंदे ने कुछ तो बोला था, अगर आपने रिवाइज किया है। इसलिए फोकस करो, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये मकरन ट्रेंच है वगैरह, इस वे में याद रखना। ये याद मत रखो कि ये किसका प्रोजेक्ट है, पायलटेड बाय समथिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया तो छोड़ देना, तुम्हें भी नहीं आने वाला, किसी को नहीं आने वाला। पर वो याद रखो कि कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व है वो असेसमेंट में, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये चीज खत्म होती है। इससे क्या फायदा होगा कि 20 मिनट पहले वो प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है। मतलब पहले हमारे पास हमारे सैटेलाइट्स वगैरह नहीं थे, तो क्या हो गया था कि अब वो सुनामी तो पहले भी आते थे उड़ीसा कोस्ट पे, बंगाल वगैरह वो सब चीजें, तो हमारे को यूएसए बताता था कि भाई सुनामी आने वाला है।
तो सपोज करो एक आदमी ऐसा बैठा है स्टेशन पे और उसको मतलब स्टेशन पे मतलब वो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के स्टेशन पे, और उसको फोन आया यूएसए से कि भाई तुम्हारे इधर सुनामी आने वाली है, और फिर कितने देर में आने वाली, वो देखो बोले दिख ही रही होंगी बोलते आते। तो इतना गंदा काम था, फिर इसलिए बहुत गंदा काम था। तो अभी वो धीरे धीरे सुधारना चाहते हो। तो अभी एक इंडोनेशिया करके कंट्री है, नाम सुना होगा। तो उसने क्या किया है, वो ब्रिक्स का मेंबर बन गया है। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्रिक्स क्या है बेसिकली। इंडोनेशिया कितने नंबर का कंट्री है जो ऐड ऑन हुआ है, उसके पहले लोग कब ऐड ऑन हुए बेसिक वे में। तो अभी है इंडिया, इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स। तो इसमें ये 11th मेंबर बना है। स्मार्ट पीडा का नोट्स देखना, वहां पे इसे 10th कंट्री बोला गया है। अड्डा का नोट्स देखना, वहां पे भी, वहां पे शायद 11th बोला है पर उतना क्लियरिफाई नहीं किया है। तो मैंने ये जो चीज उठाई है 11th मेंबर, ये मैं उसके साइट पे जाके उठाया हूँ। तो थोड़ा जो तुम नोट्स पढ़ रहे हो ना, वहां पे भी जम्बल हो सकता है। तो इंडोनेशिया ये 11th मेंबर बना है जनवरी 2025 में, मतलब अभी अभी बना है। एसबीआई क्लब की अभी अभी है, 2-3 महीने बाद, इसलिए याद रखना। फिर इसके मेंबर कौन है, अब वो ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 लोगों का ग्रुप था ये। फिर अभी क्या हो गया, 2000 मतलब 24 के अंदर ये बाकी लोग भी ऐड हुए, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया ज्वाइन हुए। और अभी 11th नंबर का कौन है, इंडोनेशिया है। अब ये मैप रॉन्ग है, पर सर आपने रॉन्ग क्यों दिया फिर, अगर आपको पता था तो कि ये मैप रॉन्ग है करके। तो मेरा उसके पीछे एक रीजन है। ये जो है ना, ये क्रॉस कर देना, अर्जेंटीना मेंबर नहीं, बाकी ये जो भी हाईलाइटेड है ये सब मेंबर है। और यहाँ पे इंडोनेशिया है, वो भी इस चीज का मेंबर है। क्योंकि मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे नोट्स पे लिखो, हाथ चलाओ। अगर बचपन में तुम्हारे को स्लेट नहीं दी होती तो लेखन का काम ही नहीं पड़ता था, अगर तुम्हारा दिमाग इतना एक्टिव था तो। इसलिए फिर अभी भी लेखन मत चलाओ, पेन तभी चला लो। तो ये अर्जेंटीना मेंबर नहीं है, ये बाकी लोग उसके मेंबर है। पहले तो 5 कंट्रीज आपके वैसे भी याद हो जाएंगे और उस पर क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया पे पूछा जाएगा, या फिर बाकी के जो 2024 में मेंबर है वो कौन ऐड हुए है वो पूछा जाएगा। तो एक बेसिक वे में याद रखना, ये मैप आपको बताएगा, एक ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है। इस वे में याद रखो, आपको याद हो जाएगी। ये इथोपिया है, उस वे में आपको ये चीजें याद रह जाएगी। मैप देख के ही इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, जो मैपिंग वाला क्वेश्चन आता है, वैसे याद नहीं रहने वाली। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एक मतलब ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल इनफॉर्मल ग्रुप है। ऐसे ही 4 लोग मिलके डब्बा पार्टी कर रहे हैं, ऐसा सपोज करो। 4-5 लोग मिल रहे हैं और वो चीज पे वो कोऑपरेशन वगैरह की बात करेंगे चीजों पे। एक उसी के अंदर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो मुझे लगता है थोड़ा फोकस हो सकता है अगर वो डेप्थ में गए तो एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, फंड वगैरह का। बैंक का वही काम होता है, फंड वगैरह देना प्रोजेक्ट के लिए। तो उसमें ऐसा है कि उसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में है। वो मेन चीज है, वो चीज एक याद रखना आपने कि उसका चाइना में हेडक्वार्टर है करके, शंघाई चाइना के अंदर। ये एक मेन पॉइंट है एक न्यू डेवलपमेंट बैंक। और मेरे हिसाब से ये कुछ नोट्स में कवर्ड नहीं है आपके बैंकिंग के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक पाकिस्तान नाम का कंट्री होगा जो सबको पता होगा। तो अभी क्या हो गया, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। इधर के लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा, इधर जो एमपीएससी कर रहे होंगे या फिर एक आध बार देखा होगा, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नाम सुना होगा। तो वो क्या है, मैं आपको एक ब्रॉड वे में बता देता हूँ। वर्ल्ड वॉर हुई थी, पता है आपको थोड़ा सा, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उन्होंने सोच लिया कि भाई, मतलब सपोज करो 2 गुंडे भिड़ने को आ रहे, उसने उसके दोस्त लेके आया, इसने इसके दोस्त लेके आया, वो मारपीट करने को आ गए। पर उन्होंने 2 वर्ल्ड वॉर खेलने के बाद, 2 बार लड़ाई कर खेलने के बाद में तय कर लिया कि भाई बहुत मारपीट होती है, मैं ही मार खाता हमेशा। और इसमें कुछ नहीं पड़ा, इस झगड़ों में कुछ मिलेगा नहीं भाई, वही चेहरे लेके घर पे जाना पड़ेगा, मम्मी कल्ला कर रही है, ऐसा वैसा कुछ हुआ होगा। फिर अभी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया उन्होंने।
एक प्लेटफॉर्म बना है, वहां पे दो ग्रुप बना है, एक 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, वो वही लोग हैं जो मेन थे उस टाइम की लड़ाई में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। रशिया, इंडिया, चाइना, जापान और फिर आखिरी का एक यूएसए। यूएसए तो छूटने वाला है। वो 5 ही कंट्रीज परमानेंट मेंबर है। और बाकी फिर अब छोटे बच्चे को भी लेना था कि भाई मेरे को नहीं ले रहे खेल पे, तुम हमेशा की तरह। फिर ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर लिए बोलते। फिर अपन भी ये नॉन परमानेंट मेंबर के पार्ट रह चुके हैं, पर अभी एट प्रेजेंट ऐसा है कि पाकिस्तान वो नॉन परमानेंट मेंबर का हिस्सा होने वाला है 2 साल के लिए। तो फिर ये ब्रॉड वे में उस चीज को याद रखना कि ऐसा कुछ तो है करके। मैंने आपको एक क्लेरिफिकेशन वे में बताया कि 5 परमानेंट मेंबर कौन है। सॉरी, मैंने जापान का नाम ले लिया, फ्रांस है वो। हाँ, जापान नहीं है, फ्रांस है। हाँ, उसमें में याद रखना। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसका एक मेंबर अभी कौन है, पाकिस्तान। तो वही है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बैंकिंग के हिसाब से, इतना याद रखना। अब मेन न्यूज चालू होगी, अब शांतता रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के क्वेश्चन आने वाले। एक बार हेडिंग देखो क्या दिख रहा है आपको, बताओ मेरे को, और फिर प्रोसीड करते हैं। हेडिंग देख के क्या दिखाई दे रहा है, हाँ बोलो। वीटो पावर मतलब कैसा है कि अगर कोई डिसीजन लिया, पहले तो क्वेश्चन नहीं आएगा, पर एक जनरल वे में क्यूरियोसिटी के हिसाब से बता देता हूँ। वीटो पावर मतलब कि आप 5 लोग पिकनिक को जा रहे हो, 5 ही लोग जा रहे हो, वो बाकी तो तुमने ऐसे ले लिए कि भाई अब इसने सुन लिया था कि हम पिकनिक जा रहे हैं, इसलिए इसको भी लेना पड़ता। पर क्या हो गया, वो 5 मेंबर एकदम ऐसे लोग हैं कि उनको हटा नहीं सकते, एक को भी हटाया कि चीजें खत्म हो जाएगी। तो वैसे ये 5 लोगों ने प्लान बनाया, उसमें से एक आदमी टाइम पे नहीं बोल देता कि भाई मेरे को नहीं आता है, एक रहता ही वैसा। फिर जैसे वो आदमी ने नहीं बोला, तो फिर वो जो डिसीजन लेना है वो क्रैच हो जाता। वेटो पावर मतलब कि उन 5 को एक वेटो पावर दिया है कि उन्होंने नहीं बोल दिया तो उस डिसीजन पे काम ही नहीं होगा। वेटो पावर मतलब बस इतना होता है। ठीक है, एक नया देखते हैं न्यूज है बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड। तो एक यूएस यूसीबी करके जो स्टेक होल्डर है किसी चीज का होगा। यूसीबी मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिन्होंने मेरे स्टार्टिंग की क्लास करे उन्हें पता है कि कोऑपरेटिव बैंक वगैरह क्या होता है, जो प्रॉफिट मोटिव पे वर्क नहीं करते हैं, लोगों के भले के मोटिव पे वर्क करती है। ब्रॉडली यही याद रखो, अब वो फैक्चुअल नोट देख लेना। तो अभी क्या हो गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो स्टेक होल्डर है, ये बंदा आज NUCFDC, उसको बोला गया कि तू 300 करोड़ का कैपिटल रख, बोलते आरबीआई ने एक डेडलाइन दे दी कि भाई तू तेरी फंक्शनिंग चलने दे, पर तू 300 करोड़ रुपए पहले जमा कर, बोलते। अब इसमें याद रखने जैसा कैसा है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है, मतलब ये कुछ तो एक लिमिटेड होगी, एक कंपनी होगी। वो कंपनी क्या करती, पहले तो वो कंपनी फरवरी के पिछले साल के 8वें तारीख को एग्जिस्टेंस में आई। वो कंपनी ऐसी है, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस। अर्बन उसके नाम में दिया गया है कि वो जो अर्बन कोऑपरेटिव है इंडिया में, उसको फाइनेंस करने का काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक सेक्टर बढ़ गया, प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया, एसबीआई वगैरह वगैरह बड़े बड़े लोग। तो उससे लड़ने के लिए या फिर मार्केट में बने रहने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को फंड लगेगा। तो उनको ये फंड कौन प्रोवाइड करेगा, ये बंदा प्रोवाइड करेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए। तो ये पिछले साल 8वें तारीख को 2024 में मतलब आया था एग्जिस्टेंस में। तो तब इसने 117.95 करोड़ दिए थे, और तब इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया था। फिर क्या हो गया कि उनको पता चला कि भाई सात ये इसको बोला गया था 300 करोड़ 1 साल के अंदर अंदर जमा कर देना। तो अभी उसकी तारीख निकली गई है कि भाई 7 फरवरी को तेरे को तेरे 300 करोड़ कंप्लीट करना है। तो मोर और लेस अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले इसका फुल फॉर्म वगैरह से पूछा जाएगा, या फिर कितना फंड उसको जमा करने के लिए बोला गया है। अगर तारीख पूछ ली तो मेरे को नहीं लगता, पर अगर पूछ लिया तो भरोसा नहीं तुम्हारे IBPS SBI क्लर्क वगैरह का, तो तारीख पूछ लेंगे। और इसका मैंने बताया है कि वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, फंड वगैरह दे रही है, बैंकिंग नहीं करती है वो, पर्टिकुलरली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो फंड वगैरह देती है भाई, एक बैंक नहीं है वो सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव को फंड देती है चलने के लिए। तो अभी मेरे को बताओ, अब ये तो फैक्ट है।
और ये तुम्हारे कोई दूर दूर तक का पहचान का भी नहीं है रिश्तेदार कि तुम्हारे को इसकी जन्म तारीख याद होगी कि 8 फरवरी को एग्जिस्टेंस में आया था। पर मेरे पास, मैंने इसको ऐसे याद रखा कि इसने पिछले साल के 8 फरवरी को मतलब वैलेंटाइन के सेकंड डे पे बोल दिया था कि एग्जिस्टेंस में आना है, और एक साल के अंदर इसने बोला था कि 300 करोड़ भर देना करके, जो सामने वाला पार्टनर होगा मतलब आरबीआई इन केस, इन दिस केस। फिर अभी उसने डेडलाइन दी है 7, मतलब इस बार का जो वैलेंटाइन आने वाला है पहला 7 तारीख को, उस पे उस चीज, उसको ये तारीख को ये चीज कंप्लीट करनी है, मतलब 300 करोड़ तब देना है। इसलिए वो वैलेंटाइन डेट से आपको शायद ये डेट याद रहेगी। मैं तो ऐसे ही याद रख रहा हूँ उस चीज को। आगे तुम्हारे को अगर 7 फरवरी याद रखना है तो फिर रख लो, ठीक है। अब सेबी ने क्या करा है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मेरे को 15 मिनट लगते थे इस चीज को समझने समझने में कि ये पर्टिकुलरली क्या बोलना चाहता है। म्यूचुअल फंड सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। अब एक म्यूचुअल फंड लाइट क्या होता होगा वो मैं आपको समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड लाइट क्या होता है। आपने फेसबुक लाइट यूज करा है? फेसबुक का एक लाइट का वर्जन होता है, मतलब वो सस्ता वाला। तो उसमें ऐसा होता है कि आपका नेट कम जाता है पहली बात तो, क्योंकि वो डायरेक्ट क्रोम पे ओपन हो जाएगा, या फिर उसका अगर कोई ऐप भी होगा तो वो नेट कम यूज होता है उसमें। और उसमें उतना ज्यादा क्या बोलते हैं, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन भी देना नहीं पड़ती जब आप लॉग इन वगैरह करते हो उस टाइम पे। वो एक बार लॉग इन हो गया तो चीजें चलती रही। मतलब उसमें क्या हो रहा है, एट दी एंड आपके ऊपर डाटा जो है, मतलब आप पे थोड़ी सी ऐसी रेगुलेशन ज्यादा नहीं है लाइट वर्जन पे, है ना। फेसबुक लाइट पे आपको डाटा कम लग रहा है, डाटा उतने मतलब आप सादा वाला इसको समझ नहीं रहा, मेरे को लग रहा फेसबुक लाइट मतलब फेसबुक, मतलब फेसबुक आपने चलाया होगा ना, तो उस पर आपको अच्छा खासा डाटा लगता है चलाते टाइम पे, क्योंकि उतने अच्छे क्वालिटी के वीडियोस आएंगे फिर। 480p 720p ऐसे वे में समझो। तो इस पे क्या होता है, फेसबुक लाइट पे 240p का आ रहा है, मतलब एकदम नेट कम लग रहा है। मतलब मोर और लेस आपका जो सेटअप है उस चीज को चलाने के लिए, किसी चीज को चलाने के लिए आपको कम मेहनत लग रही है, ऐसा ब्रॉड वे में समझो। तो वैसे ही एक म्यूचुअल फंड का जो, अब म्यूचुअल फंड तो हर कोई होता है, पर म्यूचुअल फंड लाइट क्या होता है, उसमें क्या होगा, जो भी एक न्यूज में से ये पता चल रहा होगा कि सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है एमएफ लाइट। उसमें क्या होगा, जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स है, जो भी पैसिव म्यूचुअल फंड्स है, वहां पे उनको ऐसी परमिशन दी गई कि तुम्हारे में मतलब जो तुम ले रहे किसी से पैसे फंड वगैरह ले रहे, तो तुम्हारे को रेगुलेशन कम लगेगा। मतलब मोर और लेस किसी को अगर एमएफ लाइट पे, म्यूचुअल फंड लाइट पे अगर वर्क करना है, तो उसको कम रेगुलेशंस का सामना करना पड़ेगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी और उतना ज्यादा फिर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। ऐसा है। कोई गांव खेड़े में रह रहा हूँ, उधर टावर नहीं चल रहा हूँ, तो फेसबुक लाइट इज द बेस्ट वर्जन, क्योंकि वहाँ पे वो फेसबुक लाइट चला लेगा पर वो सादा फेसबुक नहीं चला पाएंगा क्योंकि उसकी नेट की स्पीड नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे ही सपोज करो एक एमएफ लाइट है। अब तुम्हारे दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा कि पैसिव म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है और एमएफ लाइट मतलब क्या होता है, एक ब्रॉड वे में टेक्निकल टर्म्स में। तो इसमें क्या है, जो पैसिव म्यूचुअल फंड है, पहले तो म्यूचुअल फंड होता है, आपको पता होगा कि भाई उस पर बहुत सारे लोग फंड देंगे और फिर वो जो लोग मैनेज करने वाले उस बारे में सोचेंगे और फिर वो चीजें चलाएंगे उस फंड को। पर ये पैसिव जो म्यूचुअल फंड है ना, ये कुछ नहीं लोड लेते। आपने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम सुना होगा, पर बहुत लोगों को समझा नहीं होगा कि सेंसेक्स निफ्टी क्या है, समझा के फायदा भी नहीं होगा आपको। एक लिस्ट है, सेंसेक्स निफ्टी मतलब क्या होता है, एक लिस्ट है। सेंसेक्स भी एक लिस्ट है और निफ्टी भी एक लिस्ट है। तो इसमें क्या होता है, जो भी टॉप परफॉर्मिंग शेयर्स है अपने इधर के, उनकी एक लिस्ट बनती है। और जैसे ये निफ्टी की एक लिस्ट बन गई और ये सेंसेक्स की एक लिस्ट बन गई है। इसमें बेस्ट 20 लोगों के शेयर्स होते हैं, इसमें बेस्ट 50 वगैरह के शायद 30। ओके ओके ओके, इधर हाँ मैं 50 लिखा हूँ, 50, हाँ 50 लिखा हूँ। इधर निफ्टी पे 50 का है और इधर 20 है मेरे ख्याल से सेंसेक्स के टाइम पे। तो ये लिस्ट है, ये 50 लोगों के शेयर्स की लिस्ट है, ये 20 लोगों की है। तो ये पैसिव म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, जो उस लिस्ट में आ गई है उनको बस उसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो। मतलब वो खुद का दिमाग नहीं चलाते, एक ये लिस्ट बनी हुई है निफ्टी और सेंसेक्स की, उस हिसाब से ही वो वहां पे बोले तो काम चलाते हैं उनका, जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है वो ये लिस्ट देखते हैं और उस हिसाब से डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो मतलब पैसिव क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या हो गया, अभी जो ये पैसिव म्यूचुअल फंड है वहां पे सेबी ने एमएफ लाइट का वर्जन लाना चालू कर दिया है कि भाई
म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, फिर वो रेगुलेशंस कम रहेंगी जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉड वे में पहले ही। तो इसके लिए मेन अर्थ क्या है पता है क्या, जो जो फर्म्स है जो म्यूचुअल फंड लाइट फंड का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, पहले तो वो पैसिव वाले होने चाहिए, पैसिव म्यूचुअल फंड होने चाहिए। और दूसरा कि उनको 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड का, तभी वो एमएफ लाइट फंड करके वो उनके फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। समझा ब्रॉडली? मैं एकदम प्रॉपर वे में मेरे को जितना समझ सकता था मैंने उसमें से बराबर बताया, अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ। हाँ, अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का थोड़ा इम्पोर्टेंस है। एक एनलाइटन एंजल फंड है, मतलब उसमें क्या होता है कि एक सपोज करो एक फंड है, तो अब उसको सेबी की तरफ से परमिशन मिल गई है कि तुम एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है उसके अंदर भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेनली इस न्यूज से मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कि भाई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है वो एक इम्पोर्टेंट है, और किसको परमिशन दी है अगर पेपर में पूछ लिया तो वो कौन है, एनलाइटन एंजल फंड है उसको मिलेगा। तो हम पहले देखते हैं कि क्या है ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मतलब एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। और वो अल्टरनेटिव एसेट में मतलब इन्वेस्ट करते हैं। अल्टरनेटिव एसेट मतलब एसेट तो बहुत सारे रहते हैं ना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है या फिर शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर है, ये वहां नहीं इस्तेमाल करते, मतलब वहां पे इन्वेस्ट नहीं करते। ये इन्वेस्ट करते हैं जो भी बड़े बड़े जगह पे जहाँ पे पैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट का सेक्टर हो गया, या फिर एकदम प्राइवेट इक्विटी हो गई, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। या फिर मतलब सपोज करो जो भी बड़े बड़े जगह पे जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब मिनिमम तुम जहाँ पे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता होगा मिनिमम, सिर्फ उसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोला जाता है। ठीक है। और कितना इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना पड़ेगा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को अल्टरनेटिव फंड में, 1 करोड़ का। और जो भी डायरेक्टर है, एम्प्लॉयज है, फंड मैनेजर है, उनको 25 लाख का करना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो है इनका जो लॉक इन पीरियड है कि भाई कितने साल तक हमारे को हमारे पैसे जो है 1 करोड़ या फिर उसके वे में उसके आगे हमने जो रखे, वो मिनिमम पीरियड 3 साल का है, उसके पहले आप निकाल नहीं सकते हो वो पैसे जो आपने डाल दिए। तो ये बड़ा जुआ है, ऐसा याद रखो। और फिर अभी इसकी जो न्यूज थी वो ऐसी है कि ये एनलाइटन फंड ने फर्स्ट टाइम 200 करोड़ मतलब डाले हुए फंड के अंदर, उस वे में याद रखना। बाकी तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी क्या हो गया है, आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का नाम सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो घर खरीदने के लिए वगैरह पैसे देती है। ओके। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में मुझे एक लगता है जो एक थोड़ा सा डेप्थ का क्वेश्चन होगा, वो ऐसा है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट कौन कर रहा। आपको क्या लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कौन रेगुलेट करेगा, पहले आरबीआई या सेकंड नंबर पे नेशनल हाउसिंग बैंक जो होंगी वो? क्या लगता है किसको? मुझे बोलना। नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। ये वही बोल रहा हूँ, सुपरवाइज करने का काम एनएचबी करेगा ग्राउंड पे। पर जो एनएचबी है तो मतलब ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है एग्जिस्टेंस में, उसको रेगुलेट करने का काम, रेगुलेशन जो चलाएगा वो आरबीआई होगा। मतलब आरबीआई ने सिर्फ एनएचबी को एक मॉनिटर बनाया है, वो लिस्ट में नाम लिखेगा लोगों के कि कौन बदतमीजी कर रहा क्लास में, उसे मॉनिटर बनाया गया है, उसे सुपरवाइज करेगा कि कौन आदमी है क्लास में जो फालतू चीजें कर रहा। पर मेन जो उसके ऊपर कार्रवाई होगी वो टीचर ही करेगा, और उसका टीचर कौन है, आरबीआई है। और ये जुआ या फिर ये गलती पेपर में भी होगी, इसलिए फोकस बोल रहा हूँ मैं बार। तो यही है। अभी क्या हुआ है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब जो हाउस के लिए लोन देती है। अब कुछ कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऐसे भी होती है जो डिपॉजिट लेती है लोगों से, डिपॉजिट लेंगी, जैसे एसबीआई आपसे डिपॉजिट लेती है, लोन देती है वगैरह से, लोन भी दे रही, डिपॉजिट भी ले रही। तो सपोज करो ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो आपसे डिपॉजिट ले रही है किसी से,
तो उसके ऊपर अब आरबीआई ने जो रेगुलेशंस है वो टाइट कर दी। ऐसा है कि भाई तुम्हारे पास जो लिक्विडिटी है या फिर तुम्हारे पास जो है पर्टिकुलरली क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एसेट, मतलब जो डिपॉजिट, सॉरी, डिपॉजिट करे वाले जो पैसे है आपके पास में, पैसे या फिर एसेट होगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब उसके पास घर वगैरह वो वाली सब चीजें होगी, उसे लिक्विड नहीं बोला। लिक्विड मतलब इकोनॉमी के टर्म्स में होता है पैसा, ठीक है। तो अभी आरबीआई ने बोला है कि तुम्हारे को कितनी लिक्विडिटी रखना पड़ेगी। तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो डिपॉजिट लेती है उनको ऐसा बोला है जनवरी 1 तारीख से कि तुम्हारे को 14% जो आप जो आपके पास आउटस्टैंडिंग समझो 100 रुपए है जो आपने डिपॉजिट लिया है, उसमें से 14 रुपए आपको आपका लिक्विड फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, पैसों के टर्म्स में ही रखना पड़ेंगे, क्योंकि जो जिन्होंने पैसे दिए है वो वापस भी लेने आ सकते ना। उस टाइम पे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर नहीं रहे पैसे तो डूब भी सकती। इतना अंदर मत जाओ। ऐसा है कि 14% तुम्हारे को रखना ही पड़ेगा। अभी 14% है और जुलाई के बाद में कितना कर दिया है, वो है 15%। और अभी 14 है, उसके बाद में जुलाई में 15 होने वाला है, और 14 से पहले 13 था। वो जो माधुरी दीक्षित का गाना है 1 2 3 वाला, अब ये 13 14 15 है। 13 से चालू हो रहा है ये वाला गाना, 13 था पहले, फिर अभी 14 हो गया जनवरी से, और बाद में जुलाई के बाद 15 हो जाएगा। और उसमें भी ऐसा है कि दिस इंक्लूड 8%, जो ये 14 में से 8% है वो अनएनकम्पर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होने चाहिए। अनएनकम्पर्ड मतलब कि सपोज कर सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह जो जल्दी लिक्विड हो जाएगा, है ना। अनएनकम्पर्ड मतलब कि ये जो सिक्योरिटीज आपके हाथ में है वो किसी के पास गिरवी रखी हुई नहीं होना चाहिए कि भाई ये इसके पास भी गिरवी रखी है, तुम आरबीआई के पास में भी वही चीज दिखा रहे हो कि भाई मेरे पास ये लिक्विड है करके। वो सिर्फ 8% खुद का ही होना चाहिए, उसके ऊपर किसी के पास गिरवी नहीं रखा होना चाहिए। समझा ये न्यूज आपको प्रॉपरली? तो वही है 13 14 15, ऐसा ही है। अब हाँ, अब आरबीआई ने क्या ला दिया है कि जो भी ये 3 प्रकार के अकाउंट्स है बैंक में जो आप लोग खोलते थे, मतलब थे, तो उसे बैन करा दिया जाएगा आरबीआई की तरफ से। पहला, तो वो कौन से बैंक अकाउंट्स है, तो एक डॉर्मेंट वाला अकाउंट है जो 2 साल से बंद है, उसके अंदर कोई गतिविधि नहीं हो रही। या फिर इनएक्टिव अकाउंट मतलब जो सिर्फ 1 साल से बंद है और उसमें कोई गतिविधि नहीं हो रही। थर्ड थिंग जो हमारे को चुप सकती है वो है जीरो बैलेंस अकाउंट, मतलब जिसका जीरो बैलेंस अकाउंट है वो खारिज हो जाएगा, वो रख नहीं पाओगे आप, उसके अंदर आपको पैसे रखना ही पड़ेगा एट दी एंड। पहले ऐसा होता था ना, जीरो बैलेंस में अकाउंट खुल जाता था। मेनली ऐसा बोला जाता है, इसका रीजन ऐसा था कि बहुत लोग स्कैम्स वगैरह चलाते थे अकाउंट के पीछे, इसके वजह से, क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, कितने पैसे चले जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ धोखाधड़ी चलती थी इसके पीछे। ये जो डॉर्मेंट अकाउंट है या फिर इनएक्टिव अकाउंट है, अब डॉर्मेंट अकाउंट क्यों होगा, क्योंकि वो आदमी मर चुका होगा। इनएक्टिव अकाउंट बन जाएगा उसके मरने के बाद, और उसका जो अकाउंट है वो फ्रॉड लोग यूज कर सकते हैं ना, उसका जो बैंक में अस्तित्व है अकाउंट का। तो वैसी कोई चीज ना हो, इसलिए फिर इन तीनों अकाउंट को स्क्रैच कर दिया गया। ऐसा है, समझा आपको प्रॉपर वे में? फिर ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट न्यूज है कि अब ये बंदे का बोलना है, मनसुख मंडाविया करके, एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के मतलब मिनिस्टर है, उन्होंने ऐसा बोला है कि 172 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुए हैं बोलते हैं इंडिया में 2024 14 से लेके 24 के टाइम तक। मतलब मोदी जी के आने के बाद 72 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुए बोलते हैं इंडिया के अंदर, और उसमें से भी 2000 मतलब ये 46 मिलियन तो 2024 के अंदर ही क्रिएट हुए, ऐसा मनसुख मंडाविया जी का बोलना है। मंडाविया, तो ये जो उन्होंने बोला है 172 मिलियन, उस वो उनका है कि एक उनका डाटाबेस है, कैपिटल लेबर, मतलब ये उसका एक्रोनिम है, ये उसका फुल फॉर्म है कैपिटल लेबर एनर्जी मटेरियल सर्विसेज। उसके डेटाबेस के हिसाब से उन्होंने बोला कि इतना होगा। मेरे हिसाब से अगर इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि कितना बड़ा है, मेरे हिसाब से 172 मिलियन नहीं पूछा जाएगा, मेरे हिसाब से पूछा जाएगा कि इसका एक्रोनिम का फुल फॉर्म क्या है। ये वाला जो क्लिम्स करके एक है KLEMS, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। या फिर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा फ्रेश जॉब्स कहाँ पे क्रिएट हुए, एक तो सर्विसेज में, फिर सेकंड एग्रीकल्चर, और थर्ड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग है। ये एक चीज याद रखना।
और आपको अगर ये याद नहीं रह रहा होगा कि ये इसका फुल फॉर्म मैं कैसे याद रखूँ, ये KLEMS था, तो मैंने ये ऐसे याद रखा है। समझो कोई भी चीज अगर गतिविधि चल रही होंगी इंडस्ट्री वाइज वगैरह वगैरह, मतलब कोई भी प्रोडक्शन अगर हो रहा होगा इकोनॉमी के अंदर, कुछ भी, अगर आलू भी प्रोड्यूस हो रहा होगा तो उसके लिए कैपिटल लगेगा, लेबर लगेगा, एनर्जी लगेगी, पानी वगैरह पंप से जाएगा ना, या फिर तुम्हारी ह्यूमन एनर्जी लगेगी, ऐसा सपोज कर लो, एनर्जी लगेगी, मटेरियल लगेगा और सर्विस लगेगी। ये पांच चीज के कॉम्बिनेशन से ही कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। उस वे से फिर अगर आपको ये रटना नहीं है कि क्लिम्स मतलब के फॉर कैपिटल ये वो ये, तो ऐसा याद रखो कि ये पांच जो घटक है जो इस फुल फॉर्म में दिया है वो एक्चुअली उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा। और फिर ये याद रखना कि भाई कौन से सेक्टर फ्रेश जॉब्स इसने सबसे ज्यादा लॉन्च किए। हाँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एक इंडिया स्किल रिपोर्ट होता है 2025 में लॉन्च हुआ था, और उसमें ऐसा बोला गया कि भाई अब 54% लोग हैं बोलते जो एम्प्लॉयमेंट देने के इस पे बोलते हैं, मतलब जिनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। पहले वो 2013 में कितना था, 34 लगभग था। ऐसा याद रखो, ये 34 है, ओके, अप्रोक्सीमेशन लगाओ, और ये 54 है, मतलब 20% का फर्क है। 20 का फर्क याद रखो, फिर वो चीज याद रहेगी। और एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो पहले 41% था उसका, जो एक यूथ एम्प्लॉयबिलिटी थी, और अब पहले वो 31% था, अब वो 41% हो गया, मतलब उसमें कितना फर्क है, 10 का। यहाँ 20 का फर्क है, यहाँ 10 का फर्क है। और इसका मैंने आपको बताया ये फैक्ट याद रखने के लिए कि वो एक प्रोडक्शन साइकिल में वो सब चीजें होती, इस वजह से आपको शायद याद रहे। और शायद बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर नहीं वैसे तो कुछ है नहीं इतना कंफ्यूजन। ठीक, अगर कुछ रहा, अगर कुछ डाटा समझा नहीं तो बोल देना, इतना तो कुछ है नहीं, मैंने बता दिया आपको जो इम्पोर्टेंट है उस चीज का। अब ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, अगर कुछ इस पे पूछा गया तो पूछा जाएगा SBI क्लर्क वगैरह में। तो एक 2 न्यू डिपॉजिट स्कीम्स है, दो नए डिपॉजिट वाले स्कीम्स है जो SBI ने लॉन्च किए हैं। उस इशू है कि समझ नहीं रहा, आ रहा है ध्यान में सब, ठीक है। तो एक दो स्कीम्स है डिपॉजिट वाले जो SBI ने लॉन्च किए हैं। एक का नाम है हर घर लखपति, और SBI पेट्रॉन। पेट्रॉन मतलब जब आपने राजा महाराजा देखे होंगे उनके सामने मतलब बड़े बड़े लोग परफॉर्म करते थे, तो ऐसा बोला जाता था कि जो बड़े बड़े लोग परफॉर्मेंस करने वाले हैं उनको राजा एज अ मतलब राजा उनका पेट्रॉन है, मतलब राजा उनको संभालता है, पैसे वगैरह देता है, मानधन वगैरह, इज्जत, रहने के लिए घर, मतलब पेट्रॉन मतलब एट दी एंड उस आदमी के वो सामने वाला है उसकी रिस्पेक्ट, मतलब उसको चलाने के लिए पैसे वगैरह देने वाला, मदद करने वाला। तो उन्होंने SBI पेट्रॉन करके एक लॉन्च किया है। उसमें SBI पेट्रॉन नहीं है, मतलब SBI खुद को पेट्रॉन नहीं बोल रहा है, जो उसके सामने वाले जो क्लाइंट है वो उसे पेट्रॉन बोल रहा है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये दो स्कीम लॉन्च की है और ये अभी अभी लॉन्च की है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है SBI क्लर्क के लिए। तो इसमें क्या होगा, हर घर लखपति, मतलब एट दी एंड उनको लग क्या बोल सकते हैं, उनसे पैसे जमा करते करते लाख पे लेके जाना है। तो वही एक रिकरिंग डिपॉजिट है, मतलब आपका वो क्या बोल सकते हैं RD वगैरह के फॉर्म में, उसमें फिर महीने के आपसे पैसे लेंगे और आपको लखपति बनाया जाएगा धीरे धीरे करके आपसे पैसे लेके। तो उसमें रिकरिंग डिपॉजिट है। तो रिकरिंग डिपॉजिट है कैसा, उसमें है कि जो माइनर्स वगैरह 18 साल के नीचे वो भी इसमें इंडल्ज हो सकते हैं। इसमें ऐसा है कि 1 साल से लेके 10 साल तक, 12 मंथ से 120 मंथ तक आप उसके अंदर रिकरिंग डिपॉजिट करते रहोगे। और एक पॉइंट के बाद एक उन्होंने एक दिखाया होगा कि महीने के आपको इतने पैसे देने होंगे, धीरे धीरे आपका जो 1 साल बाद 2 साल बाद आप लखपति बन जाओगे, मतलब उसके अंदर लाख रुपए से ज्यादा गैदर हो जाए। और वैसे ही एक SBI पेट्रॉन है, उसमें ऐसा है कि आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर कुछ ना कुछ पैसे डालोगे और उसके अंदर आपको, मतलब अगर सपोज करो किसी को अगर 7% का इंटरेस्ट रेट होगा, तो ये जो लोग हैं जो SBI पेट्रॉन में पैसे डालेंगे उनको 7.1% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, 0.1% ज्यादा मिलेगा। पर उनका एज बताओ कितना है, एज 80 एंड अबव, मतलब इतना होपफुल है SBI कि इनकी एज 80 के अबव लोग जी रहे करके। वो टाइम चला गया, उसको थोड़ा भूल गया हो कि अब मेन चीज ऐसी है कि ये जो हर घर लखपति है
अलाइंड विथ फिक्स डिपॉजिट रेट, जो फिक्स डिपॉजिट पे एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो इस पे लगाया जाएगा। और ये एडिशनल 0.1% इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि वो एस बी आई पेट्रॉन के केस में लागू होगा। और एट प्रेजेंट, हाँ, अब ये याद रखने की तो जरूरत नहीं है कि भाई एक साल तक के लिए 6.8 पे 7%, 6.75%, पर एसबीआई का ही पेपर है। तो मैं इसको ट्रिक बता देता हूँ याद करने की जो मैंने रखी है इस चीज को याद रखने की। ये एसबीआई पेट्रॉन का फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है कि भाई आप एक साल तक करोगे तो 6.8, 2 साल तक 7%, या ऐसा ऐसा इंटरेस्ट रेट है। मैंने ऐसा याद रखा कि सपोज करो इंजीनियरिंग के 4 साल रहते, पहले साल आदमी बहुत सादा रहता, मस्त पढ़ाई करता, पहले साल अच्छी पढ़ाई करता, और फिर उसको पता चलता कि यार मैंने अच्छी पढ़ाई करी थी पर तब भी मेरे को बहुत लोगों से कम मार्क है। फिर वो सेकेंड ईयर में उसको अच्छे मार्क मिलते, वो 77 पे चले जाता, ठीक है। बाद में फिर उसको महिला मित्र मिलती और फिर वो 6.75 पे आ जाता। भाई मेरे को उस वे से ही याद रह रहा है, तो मैं वही लगाऊंगा। तो वही है कि उसको, अब फिर महिला मित्र ऐसा फोकस नहीं है, लड़का नहीं लड़की भी पकड़ लो, सिर्फ याद रखो कि 6.75% पे चला गया है, कम हो गया है एट दी एंड। और फिर ये, और फिर उसके बाद फिर वो और उसकी थोड़ी अधोगति होती, और फिर वो 6.5 पे आ जाता। मेरे को इस पे से मैं नहीं भूलने वाला, मेरे को याद रहने वाला है, तो फिर मैंने ये ट्रिक निकाली थी इसके लिए। आपके पास कुछ और अच्छी होगी तो उसी से याद रखो, ठीक है। मेरा एक दोस्त है वो बोलता था कि भाई एक्सपीरियंस मैटर्स, तो फिर जिनको एक्सपीरियंस है वो चीज सबको ये याद रहने वाली है। तो फिर अपना अपना है, याद रखो। हाँ, तो फिर ये एक है कि उस वजह से आपको याद रहेगा। हाँ, अब ये सीनियर सिटीजन कुछ थोड़ा ज्यादा फोकस हो रहे हैं, वो उनको पता होगा शायद कि आप ये पढ़ लोगे, तो उन्होंने उन्होंने बाकी चीजें भी निकाली थी जो आसपास ही है उस चीज के, तो वो याद रखना। एक उन्होंने वी केयर करके लाया था, वो था 7.5% पे। एक एस बी आई 444 डेज करके फिक्स डिपॉजिट की स्कीम है, अमृत वृष्टि, वो 7.75% है। और एक अमृत कलश है जो 7.6% पे। मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि अमृत वृष्टि, वृष्टि मतलब क्या बोलते हैं, बारिश, बारिश मतलब वृष्टि होती, ओके। तो सपोज करो 7 अब वृष्टि हो रही मतलब बहुत जगह, ज्यादा जगह पे फैलेगा वो, इसलिए फिर वो ज्यादा जगह पे फैलने की वजह से 7.75% पे। और अमृत कलश मतलब सिर्फ कलश में, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट कम है, ये फैल रहा है इसलिए वो ज्यादा है, और ये कम है मतलब एक कलश में ही है, इसलिए फिर वो 7.6% है। मेरे को इस वे में यही एक अप्रोच ठीक लगा, तो मैंने ये रखा है। अभी ये एक नाम याद रखना, रामा मोहन राव हमारा, क्योंकि वो अभी अभी रिसेंटली बने हैं। मैंने ऐसे याद रखा था कि एसबीआई में भी राम जी की कमी खल रही थी उनको, इसलिए फिर उन्होंने एक रामा नाम का आदमी ले लिया एज एमडी। मेरे को उस वजह से ये नया आदमी है एसबीआई में, इसलिए याद रखना। अभी एक नया न्यूज है, वो देखते हैं क्या है। अभी तक का सबको सब समझ रहा है, कोई इश्यू जा रहा है नहीं ना। एक नया है रूरल पोवर्टी करके, तो उसमें ऐसा बोला है कि रूरल रूरल पोवर्टी डिक्लाइन हुई है बोलते हैं, वो 4.86% पे एट प्रेजेंट आ चुकी है बोलते हैं रूरल पोवर्टी। वो पहले कुछ ना कुछ होगी इसलिए अभी 4.86 पे आई है। तो हमें देखना है कि पहले कितने, पहले वो 25% पे थी 2011-12 में, और एकदम से मोदी जी आए और एकदम से 4.86 पे आ गई। मैं तो यहाँ पे यही लिखने वाला हूँ कि एकदम से मोदी जी आ गए और फिर पोवर्टी कम हो गई। मेरे लिए वो स्टोरी देखो, मेरे जो जो भी स्टोरी के बेसिस है वो ऐसे है, जब आप कोई भी नया फैक्ट देखोगे ना तो वो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में उस रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है। पर जब आपको अपना कोई एक फैक्ट उस पर्टिकुलर फैक्ट के साथ इन्वॉल्व कर दोगे तो आपको वो चीज याद रहेगी। मेरे एक दोस्त का, मैं यूपीएससी प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था, सेकंड अटेम्प्ट था शायद से, उसकी वजह से उस मतलब उसी की वजह से गया था, उसका एकदम थोड़ा बहुत ब्रेकअप हो गया था। वो मेरे को रोज रात को वही स्टोरी बताता पूरे दिन वाइज, कि भाई ऐसा हुआ था, ये हुआ था, उसने ये बोला था। और आखिरी में वो मेरे को बोलता था, फिर आखिर 2-4 बार हो गया था, फिर आखिरी में मैंने उसको फैक्ट सुनाना चाहा, भाई वो तू वाला मिस कर दिया बताते बताते, फिर वो वापस से चालू करता था बात।
देखो मेरा जो भी मतलब मेरे पढ़ाने का बेसिस ऐसा है कि दिमाग में जाए, मेरे को पता है तुम ऐसे नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो मेरे को ये डिस्कस करते हुए मजा नहीं आ रहा है, पर फैक्ट है, याद रखो। मेरे हिसाब से ये पेपर के टाइम पे जब क्लिक होगा, तब तुम्हारे को समझेगा कि वो सर ने जो एक हंसी मजाक का लग रहा था वो एड ऑन हुआ है, और वो फैक्ट याद रहेगा। तुम किसी का भी वीडियो देखो, अगर वो ट्रिक्स नहीं बता रहा है तो, और ये चीजें याद रख के बताओ मुझे 2 घंटे के अंदर, फिर लगे तो मैं वो उनको फॉलो करूंगा, ठीक है। ठीक है, ये एट प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च किया था, उसमें फिर ये बताया गया कि मोदी जी आने के बाद 4.86 हो गया है, और अर्बन पोवर्टी भी 4% पे आ गई है, वो भी मोदी जी आने के बाद में, पहले 13% पे थी। और फिर वही बता रहा कि एग्रीगेट जो पॉवर्टी का रेंज है वो 4.5% है, और ये बता रहा कि एक मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर होता, कंज्यूम करने के लिए जो एक्सपेंडिचर लगता, वो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में बहुत बड़ा अंतर था पहले। कितना बड़ा अंतर था, तो वो 88% का था, पर वही एट दी एंड मोदी जी आने के बाद 69% पे चला गया, मतलब लगभग 18% की कमी आई है इसमें में, याद रखो, याद रहेगा। अब एक नया न्यूज है, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सीरियस में। तो ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है। बॉन्ड है, मैंने आपको पढ़ाया है, बॉन्ड मतलब क्या होता है, पेपर होता है, वो बेचा जाता है, खरीदा जाता है, आरबीआई बेचती है, वो वाले सेंस में गवर्नमेंट का सब बताया मैंने आपको। अभी क्या हो गया, आरबीआई ने एक फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड मतलब लॉन्च किया है, मतलब पहले ही था, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले जितना ही रखा है, कितना, 8.05%। इसका 05 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है 0.5 और वगैरह इससे। तो वहां पे पेपर के टाइम पे भी वो 8.423 कुछ ना कुछ करोगे। तो अभी क्या हो गया, एक बॉन्ड है जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट था उसका, फ्लोटिंग पता होगा, तो वही फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है उस बॉन्ड का। तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट उन्होंने 8.5% ही रखा है, जो पहले रखा था। तो इसमें क्या है कि ये जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता, रुक जाओ वो मत करो। हाँ मतलब एक ये बॉन्ड वगैरह ला रहे थे वो, और ऐसा इंटरेस्ट वगैरह रख रहे थे, पर फिर क्या हो गया कि इसमें अपने को आगे की चीजें देखनी पड़ेंगी जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मिनिमम जो है, मतलब आपको 1,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस बॉन्ड के अंदर, और मैक्सिमम कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पेपर में ऐसा देंगे कि भाई मैक्सिमम की लिमिट है करके, कुछ ना कुछ 2 लाख 4 लाख, क्योंकि हर स्कीम की कोई ना कोई लिमिट होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है कि आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर इसमें कुछ ना कुछ रेगुलेशंस है, इसमें ऐसा है कि आपके ऊपर टैक्सेशन लगेगा, इसकी मतलब आपके जो अमाउंट आप जनरेट करोगे उसके ऊपर। और अगर आपने हर एक महीने में 10,000 से ज्यादा कमा रहे होंगे इंटरेस्ट के बेसिस पे ही, तब भी आप पे एक टीडीएस नाम का टैक्स लगेगा, ऐसा है। और आप ये जो बॉन्ड मिलेंगे ना, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आप कहाँ पे भी ऐसा सिक्योरिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे भी आप किसी को दे सकते हो और बोलते ये बॉन्ड्स है, तो मेरे को थोड़े पैसे दे दे, गिरवी वगैरह वो वाला सेंस चलता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप इसको एज ए कोलेट्रल यूज नहीं कर सकते ये बॉन्ड को, विदाउट कोलेट्रल है। और इसका जो लॉक इन पीरियड है ये 7 साल का है, 7 साल तक के लिए आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। और ये सीनियर सिटीजन को सिर्फ एक है कि भाई प्री मेच्योरली ये पेनल्टी भुगत के पैसे इनके वापस ले सकते हैं। तो ये एज के टाइम पे वेरी होता है कि भाई 6 साल तक अगर कोई इंडिविजुअल रखना चाहता है 60 से 70 साल का, फिर उस पर लॉक इन पीरियड उनका थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, ये ऐसा कुछ तो है, इतना इंपॉर्टेंट है। ये याद मत रखो, मैंने ये ऐड कर दिया था। ऐसे ही याद रखो कि एक फेडरल बैंक है यूएसए का, उसने कोई तो एक फिन एक्सिया करके एक पार्टनर है, उसके साथ मिलके वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है ना, जो क्या बोलते हैं एमएसएमईज जो है, उनके लिए उन्होंने स्कीम लाई है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ तो अब ये हेडिंग्स है कि एसबीआई ने अब कोलेटरल फ्री एजुकेशन लोन देना चालू कर दिया। पहले क्या होता था, 7.5 लाख तक अगर लोन दिया जा रहा है एसबीआई की तरफ से, अगर तो 7.5 लाख तक, तो फिर कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं होती थी, कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अब क्या हो गया, 50 लाख तक भी अगर लोन ले रहे हो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट वगैरह के केस में, तो फिर आपको उसके लिए कोई कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ले रहे हो सियागढ़ कॉलेज में लोन, मतलब सियागढ़ कॉलेज में एडमिशन, फिर नहीं मिलने वाला 50 लाख का लोन। अच्छे बड़े कॉलेज में अगर हो रहा होगा बाहर, हाँ बाहर कुछ ना कुछ क्वींसलैंड वगैरह समथिंग,
तो फिर आपको ऐसा रहेगा। तो वही है कि वो, हाँ वो वाली एक न्यूज़ है। हाँ, अब टाटा हमेशा गरीबों की मदद करता है और उनके जाने के बाद भी वैसी है कि एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उन्होंने बैंक ऑफ भूटान के साथ में एक डील करी है कि भाई जो भी तुम्हारा डिजिटल वर्क है, तुम्हारे जो बैंक का काम है, हम वो डिजिटल लेवल पे लेके आएंगे करके। तो बेसिकली टाटा हेल्प करने वाला है बैंक ऑफ भूटान को। इस वे में ये चीज याद रखो। चलो बैंक वाला पार्ट तो खत्म हो गया, स्कीम्स पे जाते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं चीजें कैसी है कैसी नहीं। स्कीम है कि एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाम सुना होगा। तो उसमें कैसा है कि अभी वापस से कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और एक रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसको भी वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो टोटल आउटले है वो 69,000 का है, 1,000 करोड़ का। 69 मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ये आंकड़ा कहाँ ना कहाँ रिफ्लेक्ट होगा ही होगा गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। 69 कहाँ ना कहाँ कैसे ना कैसे करके रिफ्लेक्ट होने वाला है। उस वे में 69 को याद रखना। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है ये 69, और बाकी चीजों में भी 69 इंपॉर्टेंट होगा आगे जो डाटा आएगा। तो उसमें ऐसा है कि मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए फंड कितना इस्तेमाल होने वाला है। और कैबिनेट अप्रूव फंड फॉर इनोवेशन एक क्रिएट करके उन्होंने चीज लॉन्च की है, जिसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। जो भी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी इंफ्यूज करना चाहते हो एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसको उन्होंने पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा मेरे हिसाब से फंड का, कि FUNT का क्या, FUNT का फुल फॉर्म क्या है। बाद में फिर इसका आउटले कितना दिया है, 824 करोड़ का। बाद में फिर इसके अंदर, इस फंड के अंदर दो नाम है, एक यस टेक करके है और एक विंड्स है। यस टेक मतलब यील्ड एस्टिमेट करेंगे वगैरह, एग्रीकल्चर है तो यील्ड एस्टिमेट होगी। और उसका जो विंड वाला है उसका है वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम। और ये अब भी लॉन्च किया, ये फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, इसलिए विंड का फुल फॉर्म तो याद ही रखना। W मतलब वेदर है, उस वजह से याद रखना। ठीक है। अब वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देख लेते क्या है। पहले तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्री सोन, मतलब आपने जब पेरनी नहीं की है उसके पहले, मतलब पेरनी करते टाइम पे प्री सोन, उसके पहले से। और जब आपका मतलब क्या बोल सकते हैं, जो एक पीक हो गया है उसके बाद तक, मतलब सोइंग से लेके हार्वेस्ट तक पूरी चीज को वो इंश्योरेंसली कवर्ड करता है। और बेसिकली इसमें ऐसा है कि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी तो एग्रीकल्चर वाली होंगी, और इसमें सब एग्रीकल्चरल फार्मर्स वगैरह सब इंक्लूडेड है। कोई लोग ऐसे बागायती बागायती बोल रहा, किसी से जमीन उधार लेके उसके ऊपर करते हैं ना कि भाई तुम्हारे पे इतने पैसे देंगे वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, क्या लागवन बोलते हैं, समथिंग है, मुझे वो मराठी नाम नहीं पता। तो वैसा करने, अगर कोई फार्मर वैसे भी अगर खेती कर रहा होगा तो उसको भी इस चीज का इंश्योरेंस भी कवर्ड है उसके प्रोडक्ट। ठीक है। और इसका जो मतलब प्रीमियम है वो एग्रीकल्चर का कितना देना पड़ेगा फार्मर्स को, 2% देना पड़ेगा। इसके लिए 2%, खरीफ क्रॉप के लिए, और रबी के लिए 1.5 देना पड़ेगा। और जो एनुअल कमर्शियल मतलब जो हॉर्टिकल्चर वाले क्रॉप्स वगैरह होते हैं ना, उसके लिए उनको ओनली 5% देना पड़ेगा, मतलब शुगर केन वगैरह। शुगर केन फूड क्रॉप में नहीं आते, तो उसके लिए 5% का देना पड़ेगा आपको। कमर्शियल क्रॉप है शुगर। फिर अब ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मोर और लेस याद रखो कि एक मेजर शहीद माधव सिंह हट खर्च करके एक स्कीम लाई गई थी ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें वो 5,000 रुपए देंगे ST कम्युनिटी के, वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं उनको, 1 साल के 9th और 10th क्लास में जाने वाले लोगों को। और उसके लिए शर्त इतनी है कि भाई उनका एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। अब एक गवर्नमेंट का PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, अगर प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो उसके लिंक इंसेंटिव स्कीम है। उसमें जो स्टील स्पेशलिटी स्टील अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा होगा उसका टाइप बताऊंगा स्पेशलिटी स्टील के। तो पहले तो इसमें ये याद रखो कि ये अभी नया, मतलब पहले भी लॉन्च किया गया था, ये सेकंड बार है ये चीज लॉन्च करने का, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। और इसमें 6322 करोड़ करके मतलब दिए गए हैं। और इसके स्टील के टाइप होते हैं हाई स्ट्रेंथ स्टील, ये एकदम क्वेश्चन नहीं आने वाला, इससे मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ।
ये टाइप्स है स्टील की जिसके लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से पैसे मिलेंगे, इतना याद रखना। और इसका जो पीरियड है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का, ये 2026 से फाइनेंशियल 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2030 तक का है, ठीक है। अब उसके हेडिंग्स है कि भाई एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अब मोदी जी हर चीज पे वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन फूड कार्ट वगैरह, मतलब बोलता बोला बोला हाँ वन डिस्ट्रिक्ट, मतलब मोदी जी का यूनिक नाम रहता है हर चीज का एकदम ऐसे। मोदी जी एक बढ़िया आदमी है, तो प्रॉपर मार्केट में उनका नाम छपने के लिए ऐसे नाम देंगे कि सबको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस में। तो वैसे ही एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन करके जो रिसर्च वगैरह में ध्यान दे रहे हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं लोग, उनको फिर एक फ्रीली डाटा रिसर्च के लिए अवेलेबल हो सके, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो उसके लिए इतना याद रखना, 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला, ठीक है। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फंड याद रखो उसका, उसमें हो जाएगा। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन देखते हैं, ठीक है। अभी तक सबको सब समझ रहा है चीजें, किसी को कोई डाउट है? नहीं है? तो भुवनेश कुमार करके एक है, उन्होंने अज्यूम किया है आधार कार्ड। एक सेकंड शांत रहो यार। एक यूआईडीआई का वेबसाइट पता होगा आपको, जिससे आधार कार्ड वगैरह आपका बना है। हाँ, तो उसके जो सीईओ है, उसका जो मतलब पोस्ट है वो सीईओ का, वो भुवनेश्वर कुमार लेने वाले, भुवनेश कुमार लेने वाले, भुवनेश कुमार करके। तो उनके पहले कौन थे? तो एक अमित अग्रवाल है, वो थे। ये यूएडीआई 2009 में एक्सिस्टेंस में आई वगैरह वगैरह, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना याद रखो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर है, उतना एक इम्पोर्टेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी वगैरह। अब भुवनेश कुमार कैसे याद रखोगे? तो मैंने ऐसे याद रखा था कि अग्रवाल, ये अग्रवाल है, अमित अग्रवाल, ये ए से चालू हो रहा है, और वो भुवनेश है मतलब बी से चालू हो रहा है, ए के बाद बी आता है, फिर अग्रवाल जी है, उसके बाद में भुवनेश्वर कुमार जी है, उस वजह से ऐसा हो जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एक श्रीनिवास राव है, उनको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डायरेक्टर पोस्ट पे उनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और उनका नाम क्या है? तिरुकुमल्ली श्रीनिवासा राव हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अरे भाई शांत रहो पे, लास्ट वाले मजाक में मतलब यार। तुम प्रीलिम्स निकाल लो, फिर देखेंगे मेंस के टाइम पे भी कैसे होती चीजें, तब हंसना। हेडक्वार्टर कहाँ पे उसका? तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। अब मैंने इसको कैसे याद रखा था? श्रीनिवासा कृष्ण जी का नाम है। नहीं ना भाई, तेरे को आधा अधूरा ही पता रहता भाई। एक श्रीनिवासा आपने नाम सुना होगा कि मतलब कृष्ण भगवान को ये बोलते हैं श्रीनिवासा करके, श्रीनिवासा गोविंदा, ये सुना होगा। तो इसलिए मैंने याद रखा है कि एग्रीकल्चर है, आखिरी पे वो भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, पानी कब आएगा, हवामान कैसे रहेगा। इसलिए मोदी जी को पता था कि भाई भगवान को भी लाना पड़ेगा वहां पे, इसलिए मोदी जी ने बराबर श्रीनिवासा राव को वहां पे लाया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इस पे। वैसे तो फिर अब तुम फैक्ट लगा लो, तुम कितना रट्टा मार सकते हो कर लेना, मेरे हिसाब से तो ये फैक्ट मतलब स्टोरी इसके लिए ठीक है। अब एक सुमन बेरी करके है, उसमें उनको एडिशनल चार्ज दिया है इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल का, जो पीएमओ को असिस्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर को। मेरे को उनके लिए कुछ मिला नहीं, इसलिए डायरेक्ट सुमन बेरी याद रखना, अगर कुछ मिल गया तो फिर तुम भी तुम्हारा देखो, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है इससे रिलेटेड कुछ याद, ठीक है। मेरे पास सुमंत का एग्जाम्पल है, पर वो बहुत अंदर डेप्थ में राम जी के इसमें, तो राम जी को इधर छोड़ के आए थे, मतलब क्या बोलते हैं, वनवास के टाइम पे जो छोड़ने गए थे ना, वो सुमंत जी थे शायद से, मेरे हिसाब से, है ना। तो उस वजह से याद रहेगा, पर मेरे को नहीं पता कि सुमंत का नाम किसको याद रहेगा ज्यादा। मेरे लिए ठीक है, आप थोड़ा देख लेना उसके लिए। अब एक नया है कि एक वी नारायणा जी है, नारायणा जी, उनको इसरो के चेयरमैन के पोस्ट पे नियुक्त करने वाले हैं, ठीक है। पहले कौन थे? तो अभी एट प्रेजेंट डॉक्टर सोमनाथ थे, ठीक है। वापस से नारायण भगवान को लाना पड़ा इसरो को संभालने के लिए। तो इम्पोर्टेंस मोदी जी के लाइन में भगवानों को है, तो मोदी जी कहाँ ना कहाँ कैसे ना कैसे दिखा देते चीजें कि भाई नारायण भगवान को दे देंगे हम थोड़ा स्पेस रिलेटेड हो। तो अभी नारायण जी को लाया है, उस वजह से याद रखना।
और जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन थे वो इसरो के वो थे सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर का आपने नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश। ये सबसे ज्यादा वर्क किया है, इसलिए उनके नाम पे शायद से वो स्पेस स्टेशन ओपन किया था, शायद से, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। पर लॉन्गेस्ट सर्विंग वो थे, और लोएस्ट सर्विंग मेनन नाम के एक पर्सन थे जो थे। एक फॉर्मर एशियन गेम्स चैंपियन है बहादुर सिंह, उनको एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, मैं इस चीज को ऐसे याद रख रहा हूँ कि कोई ना कोई बहादुर आदमी ही लगेगा एथलेटिक्स वगैरह की चीजों को देखने के लिए। हमसे तो 6 बजे उठना भी नहीं हो रहा है, तो बहादुर आदमी को ही एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया है। हाँ, अब संजीव रंजन करके एक है, उनको नेक्स्ट सेक्रेटरी बनाया है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। रिम मतलब जो भी कोंटे के देश है, एक बॉर्डर पे देश है इंडियन ओशन, उनका एक ग्रुपिंग है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। वो बातें भी करते कि भाई कैसे चीजें चलनी चाहिए उस वगैरह पे, सुनामी वगैरह, मतलब मोर और लेस होलिस्टिक वे में वो काम करते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो इसमें क्या हो गया कि अभी संजीव रंजन को उसका एक मेंबर मतलब सेक्रेटरी जनरल अभी अभी बनाया गया। मैं इस फैक्ट को ऐसे याद रख रहा हूँ, जैसे आपने संजीव कपूर का नाम सुना होगा, जो खाना बनाने वाले हैं, मुझे हला दिया करो कुछ। तो संजीव कपूर का नाम सुना होगा, सपोज करो ये वही संजीव कपूर है जो इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, मतलब वो बॉर्डर के जो जो भी है इंडियन ओशन के, उनका डब्बा पार्टी है। और अपने इधर से भी कोई ना कोई जाएगा, तो हमारे इधर से संजू जी जाएंगे जो सबसे अच्छा खाना बनाते हैं। ऐसे वे में याद रखो, मैं तो ऐसे याद रख रहा हूँ यार। मेरा एक दोस्त है, वो ऐसा बोलता था कि भाई जब तू किसी फैक्ट को याद नहीं कर पा रहा होगा, तेरे पास उस फैक्ट का एक अजीब सा कुछ चित्रण होगा तेरे दिमाग में, तो वो चीज याद रहेगी तुम्हारे। तो कुछ ना कुछ इतना अजीब बना लो किसी फैक्ट को, अगर तुम्हें याद नहीं रह रहा होगा तो वो अजीब चीज तुम्हारे को याद रहेंगी। जो भी अजीब चीजें तुम्हारे साथ हुई है ना, जिसमें तुम्हारे को गिल्ट आया और तुम्हारी बेइज्जती हुई है, तुमको वो सब याद होगा, क्योंकि वो अजीब चीजें ही आदमी याद रखता, अच्छी वाली चीजें याद नहीं। तो फिर अब ये हो गया, अब स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाला पार्ट चालू होगा। वो वाली चीज देखते हैं कि क्या है। एक आर वैशाली करके है, आपने प्रज्ञान का नाम सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले वो मास्टर बना था, ग्रैंड मास्टर बनाते है ना, प्रज्ञान का नाम। ठीक है, ओके, ये उन्हीं की सिस्टर है, या फिर आर वैशाली करके याद रखना। जो अभी एक इवेंट हुआ था फीड वर्ल्ड ब्लीड्स के अंदर, पिछले बार जिन्होंने क्लास किए थे ना लास्ट में 1 घंटा, तो उनको पता है कि फीड वर्ल्ड ब्लीड्स करके एक चैंपियनशिप हो रही है न्यूयॉर्क के अंदर। उसके अंदर आर वैशाली ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है, और बाकी के जो दो है उन्होंने गोल्ड और सिल्वर लिए वुमेन कैटेगरी में। एक का नाम जू वेंगजूम है और ली टिंगजी है। मैंने इसको ऐसे याद रखा कि नहीं, हाँ, ये जू है, ये जू है और ये ली है, जूली। जू, पहला वाला कौन था, जू था, सेकंड वाला ली था, और ये थर्ड वाले आर वैशाली मैम है। इतना चीज याद रखना। हाँ, ठीक है। और फिर ये मेंस सेक्शन के तो जो थे उसमें कोई इंडियन नहीं है, एक मैग्नस करके है और एक कियान करके है। तो वो दोनों वहाँ पे जीते हैं गोल्ड मेडल। अब एक उत्तराखंड का, हाँ, अभी रिसेंटली नेशनल गेम्स होने वाले हैं इंडिया के अंदर, तो उसमें ऐसा है कि वो उत्तराखंड में होने वाले हैं। और ये काफी न्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल गेम में छोटे मोटे गेम नहीं है, इसलिए। तो इसका जो मैस्कट है, मैस्कट मतलब क्या होता है, फ्लैग, जो एज अ लक बियरर रहता, लक मतलब अच्छा लक आना चाहिए भाई, उसके लिए वो प्रतीक रहता है उस चीज का। तो उसका जो मैस्कट है वो है एक माउली करके एक है, एक बर्ड है वहां पे का, मोनल नाम का, जो बहुत अच्छा दिखता है, फोटो देखना। तो उस बर्ड के ऊपर एक माउली करके एक मैस्कॉट उन्होंने दिया है, उस बर्ड का मतलब फोटो है उसके ऊपर। और मैंने तो ये माउली इसलिए याद रखा क्योंकि रितेश देशमुख का पिक्चर आया था वो माउली नाम का, मतलब कौन सा पिक्चर था, तो उसमें एक माउली नाम का गाना था, तो फिर उस वजह से याद रखना। और इसका जो टैगलाइन है वो है संकल्प से शिखर तक, और उसका टॉर्च है तेजस्विनी करके, तेजस मतलब प्रकाश, उस वजह से फिर टॉर्च बियरर भी तेजस्वी रखा उन्होंने, जो प्रकाश करेगा। और अभी क्या हो रहा है, वो उत्तराखंड में हो रहा है, ये भी एक चीज याद रखो। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा मैम, तो
उन्होंने अब योगा और मलखम भी इस नेशनल गेम्स में होने वाले हैं, ऐसा डिसाइड किया। ठीक है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज देखते हैं। ठीक है, और फिर आगे चीजें प्रोसीड करेंगे। अभी कितना बाकी होगा इसके अंदर? अभी 21 पे है। किसी को बोर हो रहा है तो मैं एंड कर देता हूँ क्लास, जो बच्चे होंगे वो रुक सकते हैं बाकी के लिए। रुक रहे हो सर? ठीक है, बोर हो रहा होगा तो जा सकते हैं। तो एक नया देखते हैं, एक आयरिस करके टू करके एक है यूरोपियन यूनियन का। तो उसमें क्या है कि यूनियन, इसमें क्या होगा देखो, अभी क्या होता है, एक क्यूरियोसिटी वाली चीज बताता हूँ आपको। क्या लगता है ये जो सैटेलाइट वगैरह जाते हो किस लिए जाते होंगे ऊपर? कितने हाइट पे रहते होंगे वो? क्या लगता है जो सैटेलाइट जाते हैं, ऐसा सुनते हो आपकी वो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं दायरे में चला गया, वो ऑर्बिट में घूम रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो उतने हाइट पे क्यों रह रहा है, या फिर वो सैटेलाइट हम भेज क्यों रहे हैं? एक आदमी बोल सकता है कि रिसर्च के लिए, पर और क्या काम होता है एक सैटेलाइट भेजने का? क्या बोलो, जोर से बोलना। रिसर्च का है ना वो। और क्या? और बोला करे आप। देखो क्या होता है, आ, तुम्हें एक बेसिक वे में झलक देता हूँ कि यूपीएससी में कैसा चलता है चीजें। ये मतलब ज्यादा चीजें मैंने बोलना नहीं चाहिए बेइज्जती करने के हिसाब से, पर छोड़ो। ये देखो क्या होता है, ये अर्थ है। ओके, 100 किलोमीटर के दायरे तक कोई सैटेलाइट नहीं रह सकता, क्योंकि उतना हवा वगैरह उसका घर्षण ही इतना है कि वहां पे अगर सैटेलाइट रखेंगे तो जल जाएगा या फिर नीचे लैंड हो जाएगा। तो फिर ऐसे ऑर्बिट बनते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, फिर एक और थोड़ा किलोमीटर के बाद में मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और ये जो ऑर्बिट्स बनते हैं वहां पे सैटेलाइट घूमते हैं, मतलब एक दायरा बना दिया गया है कि उसके ऊपर सैटेलाइट घूमे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहे हैं। जो आपको लग रहा है ना ये पोल लगे हुए हैं यहाँ पे, आपको लग रहा है आपको उसकी वजह से रेंज आ रही है। ये जो पोल लगे हैं ना सैटेलाइट, मतलब ये जो अपने पोल वगैरह लगे इंटरनेट कनेक्शन के, उसका सिग्नल उधर जाता है। हाँ, हाँ, टावर्स वगैरह का सिग्नल सैटेलाइट पे जाता है, वो सैटेलाइट से कनेक्टिविटी होकर आपके पास आता है। मतलब कम्युनिकेशन में भी बहुत बड़ा हस्तक्षेप है इस चीज का, सैटेलाइट्स वगैरह का। और बाद में फिर इंफॉर्मेशन गैदर करता है, वेदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट गैदर करता है। और फिर सिक्योरिटी पर्पजेस वगैरह के लिए भी कहाँ पे अगर हमारे को नजर रखनी है उसके लिए भी वो चीज इस्तेमाल होती है। उस वे में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही है कि एक अभी क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका फुल फॉर्म याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंसी इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी बाय सैटेलाइट, उसमें 11 बिलियन इन्वेस्ट किए। उसमें क्या करने वाले, 290 सैटेलाइट ऊपर छोड़ने वाले, और वो सब के सब लोअर ऑर्बिट के अंदर घूमने वाले। और आपको बता दूं, अगर सैटेलाइट अगर ऊपर इतना भी अगर, मतलब सपोज करो, एक अगर ये है, सपोज करिए आपका क्या बोलते हैं सेफ्टी पिन या फिर टच पिन होंगी ना, वो भी अगर सैटेलाइट के रॉकेट में मतलब वो रॉकेट के स्पेस में घूम रही होगी ऑर्बिट के अंदर, तो वो इतनी स्पीड में घूमती है कि अगर वो किसी से टकरा जाए और उसके वजह से अगर वो ब्लास्ट हो जाए, सैटेलाइट वगैरह ब्लास्ट करने का दम रखती है वो, क्योंकि उसके अंदर उतना पोटेंशियल होता है ऊपर के इस पे, जब वो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। मतलब सोचो ये इतने ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। एक पॉइंट पे एक डाटा ऐसा लॉन्च हुआ था कि अगर एक भी सैटेलाइट खराब हुआ या फिर टूट गया, तो उसके आजू बाजू में जितने भी सैटेलाइट है वो सब टूटना चालू हो जाएंगे। मतलब जैसे पटाखे की लड़ कैसे लगाते हो, सब फूटते हुए जाएगा, और सब आपके क्या बोलते हैं जो भी फोन नेटवर्क वगैरह सब क्लोज। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है सैटेलाइट। तो अभी ये एक प्रोग्राम है, उसमें वो 100 सैटेलाइट के ऊपर 209 सैटेलाइट लॉन्च करने वाले। अब एक चाइना ने ऑटोनोमस स्पेस टेक्नोलॉजी का सैटेलाइट लॉन्च किया, जो ऑटोनोमस है, खुद का खुद चलता है, नीचे से उसको गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका नाम सिबई है, और एक गाउजिंग है, सिबाई समथिंग है प्रोनाउंस, चाइना को ये करते आएगा। अभी एक, हाँ, एक नया है, आईआईटी बॉम्बे ने एक आईआईटी बॉम्बे का एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है मनक्सू। उसमें उन्होंने ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम से स्पेस रॉकेट वगैरह लॉन्च करने का सोचा।
इसमें ऐसा है कि ग्रीन प्रोपल्शन मतलब क्या होता है, आपने अगर सैटेलाइट देखा हो, मतलब एक खाना देखा होगा रॉकेट, तो उसके नीचे के इसमें जब सैटेलाइट लॉन्च होता तो आपने देखा होगा बहुत धूल निकलती वगैरह वगैरह, उसके अंदर पूरा बारूद रहता अलग अलग केमिकल्स का, और उसकी वजह से पोल्यूशन होता, वो सब चीजें होती। तो अभी आईआईटी बॉम्बे ने क्या करा, ग्रीन प्रोपल्शन मतलब जो ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे जिससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा, तो उनका ऐसा एक प्रोग्राम है। उसके अंदर एक व्यूम करके उनका एक मटेरियल है ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम का, व्यूम टू व्यू करके, वो टेस्ट करना चाहते हैं। पोएम नाम का मतलब एक सैटेलाइट का ऊपर हिस्सा होता है, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉडल, मतलब पीएसएलवी एक सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट बोल रहा हूँ, रॉकेट होता है, और उसका जो ऊपर हिस्सा होता है वो एज अ पोएम करके इस्तेमाल होने वाला है। पोएम मतलब कि पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉडल, मतलब इसको एज अ एक्सपेरिमेंट करके डील किया जाएगा ऊपर जाने के बाद, ऐसा है। तो ये चीज़ आपको याद हो गई होंगी शायद से। हाँ, तो अब अवार्ड्स वगैरह बाकी। अवार्ड ऐसा है कि एक टीएम कृष्ण नाम के एक है, उनको संगीता कला निधि करके एक टाइटल मिला है। ऐसे ही साउथ के अंदर प्रोग्राम हुआ था, मतलब ये आर्टिस्ट लोगों का जो क्लासिकल म्यूजिक वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो संगीता कलानिधि करके एक पुरस्कार टीएम कृष्ण को मिला है, और परसला रवि और गीता को संगीत कला आचार्य करके मिला है। याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा डाटा था, पर मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही लिया। ये है प्रॉपर फैक्चुअल फैक्ट, ये आपको देखना है, क्योंकि ये वैसे भी रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसके पास, इसके लिए मेरे पास भी कुछ चॉइस है। ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, अभी ध्यानचंद वगैरह वगैरह, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है मेन में मैंने वो लिस्ट आउट करके दिया है, वो चीज़ें याद रख लेना मेरे हिसाब से। अगर आप इसके भी इम्पोर्टेंट बोलेंगे तो ये मेजर ध्यानचंद वाले याद रखना, क्योंकि थोड़े ज़्यादा सुर्खियों में थे। ये द्रोणाचार्य अवार्ड याद रखना। ये अगर यूनिवर्सिटी याद, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार वगैरह ये नहीं लिखा तो याद रखा चलेगा। ये भी याद नहीं रखा तो चलेगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद किसको मिला। ये अर्जुना अवार्ड याद रखना, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेस्सी को यूएसए का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, मतलब हाईएस्ट सिविलियन प्रेसिडेंशियल मेडल मेडल ऑफ फ्रीडम है, वो मेस्सी को मिला है, ना रोनाल्डो को नहीं मिला। और मेस्सी एक पहला फुटबॉल प्लेयर है जिसको वो चीज़ मिली है, मतलब वो यूनिक है, फर्स्ट टाइम मिला है, इसलिए वो चीज़ फैक्ट याद रखना। और वो इसलिए मिलता है कि अगर कोई प्लेयर ऐसा है कि भाई वो प्रॉपर क्या बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी वैल्यूज, मतलब ये जो इथोस दिए है उन्होंने, सिक्योरिटी वर्ल्ड पीस वगैरह के अगले अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ये मेडल मिलता है, और वो मेस्सी को मिला है इस साल का। और एक ए आर रहमान जी का नाम सबने सुना होगा, उनको एक यूके की एक ट्रिनिटी लबन कंजर्वेटरी समथिंग ये है एक, मतलब इंस्टीट्यूट, वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली है एज अ प्रेसिडेंट करके, तो वो प्रेसिडेंट बनाए गए वहाँ के। तो थोड़ा याद रख लेना, मेरे हिसाब से शायद पूछा जा सकता है। एक रैंक और रिपोर्ट है, इंडिया का रैंक 123 है। इसमें रैपिडली एजिंग जो पॉपुलेशन है उनको कितने अच्छे से हम संभाल पा रहे हैं उसके हिसाब से हमारी रैंकिंग डिसाइड की गई है। एक नेचर एजिंग एजिंग करके एक है, लोग उन्होंने किया है, उसमें हमारा जो रैंक है वो 123 है। हमारे लिए ये फैक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाकी के जो भी हमारे आजू बाजू के नेबर्स हैं, पाकिस्तान से लेके, वो सब हमसे अच्छे रैंक पे। पाकिस्तान 118 पे है, 86, 94, 102, इसलिए याद रखना। और एक ग्लोबल ट्रेड है जो अभी 33 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा, मतलब 2024 का होगा, ऐसा एक यूनाइटेड नेशन की CTAD करके एक मतलब है एसोसिएशन, उसने बोला है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत याद रखा तब भी चलेगा। अमाउंट्स एंड एग्रीमेंट्स हैं, वो याद रखते हैं हम। तो एक 350 मिलियन का लोन साइन हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। किस लिए हुआ है, तो एक स्माइल नाम का प्रोग्राम है जो मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है, मतलब हवा पानी रोड, उसकी कनेक्टिविटी और ज़्यादा इम्प्रूव होने के लिए ये चीज़ लॉन्च की गई है, और उसको सपोर्ट में 350 मिलियन दिए गए एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। एशियन डेवलपमेंट बैंक का फिलीपींस में है हेडक्वार्टर, और उसके प्रेसिडेंट असाकावा, मैंने आपको पिछले बार बताया असाकावा का एक बताया था ट्रिक। हाँ,
तो एक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, उसने अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एक उनका प्रोग्राम है यूपी एग्रीज करके, उसमें 325 मिलियन की एड की है यूपी का जो एग्रीज प्रोग्राम प्रोजेक्ट है उसके लिए। वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि जो एग्रीकल्चरल है उसमें क्या बोल सकते हैं, डिजिटल वगैरह की ग्रोथ होने को ना, उस हिसाब से इसका फुल फॉर्म नहीं भी याद रखते, थोड़ा सा देख लेना। पर वही है कि 325 करोड़ मिलियन मिले, उसका एक याद रखना, डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल होगा। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ, अब ये एक एमओयू है, आईआईटी मद्रास ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है उसके साथ एक प्रोजेक्ट विस्तार करने वाला है। प्रोजेक्ट विस्तार में ऐसा है कि वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, मतलब आपने सुना होगा कि एक एग्रीकल्चर मतलब फार्मर्स को हेल्प करने के लिए ऐसे बहुत सारे दुकानें बने रहती, ऑफिस बने रहते कि फार्मर्स को आ जाता है, उसको नॉलेज मिलता कि भाई कैसी कौन सी प्रकार की इसकी सॉइल है वगैरह, मतलब एक क्या बोल सकते हैं उसको, गाइडेंस देते है ना। तो अभी ऐसा है कि उसको पहले फिजिकली जाना पड़ता था, पर आईआईटी मद्रास ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया विस्तार नाम का, उसको डिजिटली अब गाइडेंस मिल जाएगा फार्मर्स को, उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म है और एग्रीकल्चर रिलेटेड उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी। अब एक, हाँ अब ये की फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट वाले, उतना ही करो, वन लाइनर मीटिंग्स वगैरह है। तो अभी एक लीड्स है, मतलब लेवरेजिंग इमरजेंसी, मतलब वही टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ ना कुछ है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी वगैरह, इसका फुल फॉर्म याद रखना। उसकी जो बैठक है वो गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी, और उसका जो थीम था वो एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी एग्री, आखिरी में जो टेक्नोलॉजी होती है वो एम्पावर करने के लिए होती है ह्यूमंस को, इसलिए उसका थीम भी एम्पावरिंग रखा था ह्यूमैनिटी। और ये नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हुई थी, कांग्रेस मतलब लोग आके मिले थे चिल्ड्रंस वाले, तो वो हुई थी भोपाल में हुई थी, कंफ्यूज करने के लिए दिल्ली या फिर और बैंगलोर ऐसा कुछ ना कुछ नाम देंगे वो। और ये मेनली जो चिल्ड्रंस है उसके इको हेल्थ और वेलबींग रिलेटेड उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया इस फील्ड में। अभी है कि हाँ, अब ये है उत्तर प्रदेश में एक दुधवा नेशनल पार्क है, मैं याद रखूंगा कि वहाँ पे गाय भैंसे थोड़े ज्यादा है तो वहाँ से दूध मिलेगा, इसलिए फिर वो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। बाद में फिर अदर मिसलिनियस है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है वो इंडियन आर्मी ने एक पंगोंग से लेकर वहाँ पे स्टेब्लिश किया है, लद्दाख के अंदर, पेंगोंग लेक है, सॉरी पेंगोंग लेक पे स्टेब्लिश किया है। तो वो याद रखना, ये यही है, ये वही लेक है जहाँ पे चाइना इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था। बाद में फिर एक माउरी हाका, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में एक वुमेन एकदम उठ के बहुत नाच रहे थे और आवाज कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह बहुत ज्यादा चल रहे थे। तो वही है कि एक माउरी हाका करके एक ट्राइबल डांस है, वो ट्राइबल डांस कर रहे थे, वो न्यूजीलैंड के मैप थे। ओके। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, मतलब जियो मैग्नेटिज्म मतलब अर्थ के मैग्नेटिज्म रिलेटेड वो चीजें डील कर रहे हैं, अर्थ का मैग्नेटिज्म मतलब जियो मैग्नेटिज्म होता है। और उसका जो ऑफिस है वो नवी मुंबई में। ऐसा याद रखो कि जो बहुत से लोग मुंबई की तरफ मैग्नेट, मुंबई एज अ मैग्नेट कंसिडर करके बहुत लोग पीछे चले जाते हैं, इसलिए भी उसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में, इसलिए याद रखना। और एक फर्स्ट ग्लास ब्रिज बनाया गया है कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर इंडिया में। एक वर्ल्ड एथलेटिक, हाँ वुमेन्स कबड्डी टीम का वर्ल्ड कप हुआ था, वो कहाँ हुआ, बिहार के अंदर। ये राजगीर सबसे पहले जो अशोका वगैरह जो थे ना, मौर्यन रूलर, उनकी सबसे पहले कैपिटल है ये, तो मैं तो उसमें से याद रखूंगा, तुम थोड़ा तुक्का लगा दे। हाँ, ये ऐसा भी है कि बहुत से लोग है ना बिहार के, मतलब मेरा ये ट्रिक है, मेरे को पता नहीं कितना सही है, बिहार के बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए महाराष्ट्र बाहर के इधर आ जाते, ओके, तो वहां पे सिर्फ वुमेन्स बचती, तो फिर इसलिए भी उनका वर्ल्ड कप वही हुआ, ऐसा याद करो। तो फिर एक इंडिया का एथलेटिक चैंपियनशिप है जो वर्ल्ड का, वो टोक्यो जापान में हुआ है। अब ये पोस्टल जैसे वो किसने किया था, वर्ल्ड्स वाला कौन से स्टेट ने किया था, वर्ल्ड्स वगैरह, गुजरात ने, ये भी जो सेंसस है वो गुजरात ही कर रहा है। और एक स्टेट ऑफ आर्ट जियो साइंस म्यूजियम है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिससे अपने को पता चलता कि टाइम कितना है वगैरह, मतलब सपोज करो एक साइंस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स है, जो वहाँ पे का एक राजा था मध्य प्रदेश का, मुझको उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने एक म्यूजियम बनाया था जो कहाँ पे है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, इसलिए वो चीज याद रखना। और ओमकारेश्वर में, मतलब
फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। एक ग्रामीण दिवस करके ग्रामीण भारत महोत्सव हुआ था, वो न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट हुआ है, किसी गांव में सेलिब्रेट नहीं हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। और एक फेस्टिवल है अहुना फेस्टिवल जो नागालैंड में हुआ है, और काग्यार डांस जो गंगटोक में हुई है। अहुना ऐसा याद रखो, आपने कभी वो बिहार चैप्टर देखा था क्या? उसमें वो बोलता आओ ना, आओ ना बिहार में। एक गाना है उसमें, आओ ना बिहार में, हमरा बिहार में, समथिंग ऐसा गाना है। तो वही है, अभी नागालैंड वाले बोल रहे कि आओ ना हमारे इधर, आहू ना। और नागालैंड अभी पाताल लोक आया है रिसेंटली, वो नागालैंड में शूट हो रहा है, उस वजह से भी वो फेस्टिवल तुम याद रख सकते हो। मेरे पास इसके लिए कुछ है नहीं, काग्यार डांस के लिए। ब्रॉडली याद रखो कि ये सिक्किम में हो रहा है, काग्यार का हो रहा है एकदम इंडिया के ऊपर माउंटेन एरियाज में हो रहा है, सिक्किम में हो रहा है। तो मोर और लेस एंड करते हैं, क्लास खत्म हो गया। थैंक यू।